विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और रक्षा प्रौद्योगिकी के तहत आज का हमारा जो पहला टॉपिक यहाँ पर करंट अफेयर्स में होने जा रहा है, देखिए, रक्षा जी और जैव प्रौद्योगिकी, इसके अलावा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कुछ ऐसे टॉपिक है जो कि साइंस में लगातार पूछे जाते हैं, जो करंट अफेयर से साइंस एंड टेक से रिलेटेड होते हैं। इसलिए आपको हमारे इस सत्र में आज के इसमें समझना यह है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पिछले एक वर्ष में क्या क्या चर्चा का विषय रहा है, कौन कौन से समसामयिक ऐसे मुद्दे हैं जो कि परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं और कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोनों ही चीजें यहाँ पर हम लेकर चलने वाले हैं। तो टॉपिक को पढ़ते चलेंगे, चीजों को हाईलाइटेड करते चलेंगे और साथ साथ यहाँ पर क्वेश्चन भी करते चलेंगे। बस आपको मेरे साथ यहाँ पर इस पूरे सत्र को पढ़ना है, समझना है और साथ ही साथ यहाँ पर जब सेल्फ स्टडी आपको करना है तो उन बिंदुओं को भी ध्यान रखना है जो चीज मैं आपको इस सत्र में बताता चलूंगा कि इनको देखिए अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो देखते हैं आज का अपना पहला टॉपिक है एल कैप्टन, विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर। यहां पर देखा जाए सुपर कंप्यूटर होता क्या है, तो वैज्ञानिक गणनाओं, जलवायु का पूर्वानुमान, रक्षा अनुसंधान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता इत्यादि को संदर्भ से देखा जाता है, जो बहुत तेजी से यहां पर गणनाएं करने में आपको सक्षम होते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हर वर्ष टॉप 500 सूची यहां पर प्रकाशित की जाती है, जिसमें सुपर कंप्यूटर की क्षमता का आकलन किया जाता है। 2025 की सूची में अमेरिका का एल कैप्टन विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित हुआ है। तो अमेरिका का है, नाम ध्यान रखिएगा। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो पहलू हैं उनको हम देख लेते हैं। घोषणा की जो तिथि है 14 जून 2025 को हेमस्फेयर अमेरिका में टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की सूची आई है। जो पहला है बस हमें वही ध्यान रखना है, उससे संबंधित एक उसकी क्षमता क्या है वो हमें यहाँ पर देख लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसको हाईलाइट इसीलिए मैं कर दे रहा हूँ। प्रथम स्थान अमेरिका का एल कैप्टन, विश्व का सबसे द्रुततम सुपर कंप्यूटर। क्षमता कितनी है, प्रदर्शन क्षमता इसकी तो 1.742 एक्साफ्लॉप्स यहाँ पर इसकी क्षमता है। स्थान कहाँ है, तो लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी कैलिफोर्निया में इसको रखा गया है। और लाइन पैक बेंचमार्क गणितीय समस्याओं को हल करने की क्षमता पर ये आधारित इसका मानदंड है, तो इसके आधार पर इसको आकलित किया गया है। अन्य यहां पर देखें तो इसके अलावा अरोरा है, जुपिटर बूस्टर है, ईगल जैसे यहां पर अन्य हैं जो सुपर कंप्यूटर हैं, उनको इस सूची में यहां पर स्थान मिला है। भारत की स्थिति की बात करते हैं तो यहां पर इसको हाईलाइट कर लेते हैं। इसमें यहां पर भारत के संदर्भ क्या है कि 6 सुपर कंप्यूटर इस सूची में है। सर्वोच्च जो है एरावत पीएसएआई को 162वां स्थान मिला है। एरावत की जो क्षमता है वो 8.50 पेटा फ्लॉप्स है और एआई क्षमता से ये लैस भी है। एनएसएम मिशन भारत का राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन 2015 से चल रहा है और भारत में अर्का और अरुणिका नामक एचपीसी प्रणालियां भी यहां पर आपको शामिल हुई हैं। तो ये भारत के संदर्भ कुछ इंपॉर्टेंट पहलू है। इसी पर देखते हैं क्वेश्चन यहां पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एल कैप्टन विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर है जिसने एक्सा फ्लॉप क्षमता हासिल की है। यह सुपर कंप्यूटर जर्मनी में स्थापित है। भारत का द्रुततम सुपर कंप्यूटर एरावत पीएसएआई है और फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर भारत में स्थिर है। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, भारत का द्रुततम सुपर कंप्यूटर है। एक प्रश्न है मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से, यदि आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पर आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं। अगला टॉपिक है भारत का 25वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र। इसको लेकर के देखा 1960 के दशक में भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन होता है। राजस्थान के रावत भाटा में स्थित राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन में देश के प्रथम अणु ऊर्जा केंद्रों में से एक है। 2025 में यहाँ का आरएपीएस 7 यूनिट ग्रिड से जुड़ते ही भारत का यह 25वां परमाणु रिएक्टर बन गया है। तो भारत में कितने परमाणु रिएक्टर हैं, 25 है, ठीक है। पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा था, तो राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन। अब इससे रिलेटेड यहाँ पे जो डेटा है इस पर हम थोड़ा सा नजर डालेंगे, इसी को यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट भी कर लीजिएगा। सबसे पहली चीज तो कहाँ है 25वां, तो यह है रावत भाटा, चित्तौड़गढ़, राजस्थान में। घोषणा तिथि क्या रही है, तो 17 मार्च 2025 को इसे ग्रिड से जोड़ा गया। प्रकार कौन सा है, तो 700 मेगावाट क्षमता से स्वदेशी दाबित भारी जल रिएक्टर है, ध्यान रखिएगा, स्वदेशी दाबित भारी जल रिएक्टर है। इसके अलावा पूर्ण क्षमता की बात करें तो 15 अप्रैल 2025 तक वाणिज्यिक उत्पादन यहाँ पर शुरू हो जा रहा है और ये 25वां भारत का सुपर कंप्यूटर है, तो इसको इसीलिए हम यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहे हैं। अन्य संदर्भ में भी ध्यान रखेंगे, भारत का जो परमाणु ऊर्जा इसकी क्षमता हो गई है 8780 मेगावाट कुल क्षमता जो है भारत की। इसके अलावा तकनीकी जो है पूरी तरह स्वदेशी है। इसके अलावा रैप्स 8 जो है इसी श्रृंखला का 8वां यूनिट है। रणनीतिक महत्व क्या है कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण से भारत में जलवायु परिवर्तन के मुद्दों से निपटने में एक महत्वपूर्ण यहाँ पर भूमिका अदा करेगा।
परियोजना का संचालन कौन कर रहा है? तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NPCIL। तो इसको भी यहां पर आप देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन है, बताएं भारत का 25वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। अगला है राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क, जो कि देखा है 27 अगस्त 2025 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो मंत्री हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने भारत का पहला राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क यहाँ पर लॉन्च किया है, बायो-E3। अब यहाँ पे देखा है, इससे संदर्भित यहाँ पे कुछ पहलू के बारे में आपको बता देते हैं। नेटवर्क जो संस्थान है, इसमें कितने प्रमुख संस्थान है? 6 हैं। कौन कौन से यहाँ पर देखिए, तो एक है ICGEB जो कि नई दिल्ली में है, एक माइक्रोवेल मैन्युफैक्चरिंग है, दूसरा है नाबी जो कि आपका पंजाब एग्रो फूड बायो मैक को लेकर के है, NCCS जो है पुणे में बायो इंजीनियरिंग से रिलेटेड संस्था है, IPFT हरियाणा में स्थित है जो कि जैव यहाँ पर वनस्पति कीटनाशक संदर्भित है, THSTI जो है फरीदाबाद में स्थित है और बायो एनेबलर है, और ACTREC मुंबई में है जो एडवांस कैंसर सेल थेरेपी को लेकर के यहाँ पर शोध इत्यादि करती है। तो ये 6 प्रमुख संस्थाएं हैं जो कि यहाँ पर इससे जुड़ी हुई हैं। उद्देश्य सार्वजनिक भागीदारी, बायो इनोवेशन, रोजगार का सृजन, आत्मनिर्भरता, स्थायी जैव अर्थव्यवस्था। बायो ई चैलेंजेस क्या है? तो एक देखा जाए तो सूक्ष्म जीवों, अणुओं और अन्य का यहाँ पर एक डिजाइन करने को लेकर के शुरू की गई एक पहल है। इसमें 6 से 12 के जो छात्र हैं उनको प्रतिभागी इसमें होंगे, विश्वविद्यालय जो छात्र होंगे, शोधकर्ता होंगे, शिक्षक होंगे, स्टार्टअप्स होंगे और भारतीय नागरिक इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। विजेता को क्या मिलेगा? तो शीर्ष 10 को 1 लाख और मार्गदर्शन सहायता, 100 चयनित विजेताओं को 25 लाख तक यहाँ पर फंडिंग दी जाएगी। लाभ क्या होगा? तो इसके माध्यम से BIRAC प्लस संस्थाओं में एक इंक्यूबेशन सुविधाएं, कॉन्सेप्ट टू प्रूफ चरण विकसित होगा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण, उद्योग के लिए जो चुनौतियां उनको सुरक्षित जैविक समाधान प्राप्त किया जा सकेगा। तो इस तरीके के यहाँ पर उद्योग, जमीनी स्तर, नवप्रवर्तन, नवाचार को भारत में बढ़ावा देना, स्कूलिंग में यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को विकसित करना, उद्योगों के साथ उसे जोड़ना, रोजगार के अवसर उत्पन्न करना जैसे पहलू इसमें शामिल रहेंगे। अगला है भारतीय भाषाओं के लिए स्वदेशी एक AI मॉडल लॉन्च किया गया है जिसका नाम ध्यान रखिएगा भारत जिन है। ठीक है, भारत जिन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हम देखेंगे, इससे संबंधित यहाँ पे कुछ पहलू हैं, इनको हम हाईलाइट करते चलते हैं। सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा, यह एक मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जिसमें यहाँ पर कई सारे पहलुओं को शामिल किया जाएगा। कैसा? अगर आप कोई टेक्स्ट देते हैं या स्पीच है या कोई इमेज है या ऑडियो है, वीडियो, सभी प्रकार की सामग्री को ये समझने में सक्षम होगा और उससे उत्पन्न यहाँ पर आपकी जो क्षमता होगी, भारतीय भाषाओं के संदर्भ में अनुवाद करना हो गया, उसकी जानकारी हो गई, वो सारी कुछ यहाँ पे एक सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करने के दृष्टिकोण से भी इसका प्रयोग किया जा सकेगा। अब इसमें देखा जाए तो मल्टी मॉडल एक क्षमता है, जैसे मैंने कहा कि आपको किसी भी तरीके से इसका यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट हो, स्पीच हो, इमेज हो, ऑडियो हो, वीडियो हो। 22 भारतीय भाषाओं में, इसको यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिएगा कितनी भाषाओं में ये उपलब्ध है, तो 22 भारतीय भाषाओं में यहाँ पर देखा जाए प्रशिक्षण और भारतीय भाषाओं में आधारित एक डेटा सेट उपलब्ध होगा। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म से, यानी कि शोधकर्ताओं, स्टार्टअप, उद्योग के लिए यहाँ पर इसको सुलभ करा दिया गया है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो सांस्कृतिक संरक्षण की बात करें तो साहित्य हो गया, कला हो गए, परंपराओं को डिजिटल रूप से इसमें बढ़ावा दिया जाएगा और विदेशी AI मॉडल पर इससे हमारी निर्भरता भी कम होगी, यानी कि स्वदेशी को ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। भारत जिन का विकास किसने किया है, तो इसको हाईलाइट कर लीजिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के तहत NMICEP, फुल फॉर्म के संदर्भ में भी यहां पर आप देख सकते हैं, नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम के द्वारा इसे विकसित किया गया है। इसके अलावा इसका नेतृत्व IIT बॉम्बे के द्वारा किया गया। अन्य साझेदार IIT हैदराबाद, IIT मंडी, IIT कानपुर, IIM इंदौर और IIT मद्रास। उद्देश्य शासन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, ग्राहक सेवा, सांस्कृतिक संरक्षण जैसे पहलुओं पर यहां पर इसका काम किया जाएगा इसके माध्यम से। तो भारतीय भाषाएं क्या होंगी, उसको लाभ क्या होगा? एक तो संरक्षण होगा। इसके अलावा जो गैर अंग्रेजी या अंग्रेजी जैसी भाषाओं को नहीं बोल पाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे हम ट्रेवल करने जाते हैं, अब हर किसी को हो सकता है अंग्रेजी ना आती हो, हर किसी को हो सकता है कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज ना आती हो, तो आप इस AI का यूज करके
आप अपनी भाषा में बोलेंगे और फिर वो उस भाषा में जिससे भी आप बात कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में है, उसको आप ट्रांसलेट करके स्पीच करके वो उसे बताएगा। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन करना यहाँ पर आसान हो जाएगा। स्थानीय साहित्य और कला को इससे प्रोत्साहन मिलेगा, उनको यहाँ पे संरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा। और एआई स्टार्टअप्स विकसित होंगे, शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य में इसका यहाँ पर लाभ उठा सकेंगे। भारत जन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक एआई मॉडल यहाँ पे अनुवाद करने से संदर्भित यहाँ पे जो भारतीय भाषाओं को 22 अलग अलग भाषाओं में यहाँ पर सबको जानकारी उपलब्ध कराएगा। अब यहाँ पे देखिए एक और, अभी तक महिला जो है, अब एआई जैसे के संदर्भ में इनको मंत्री बना दिया गया है। एक तरीके से विश्व की प्रथम एआई जो मंत्री हैं वो बन गई हैं डिएला, और ये अपनी तरह का एक पहला यहाँ पे संदर्भ है कि आप समझिए कि एआई जो है वो आपको मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अगर बनने लग जाएं और वो सारे डिसीजन आपको लेने लग जाएं तो कैसा रहेगा। और इसकी शुरुआत देखा जाए तो अल्बानिया में हो चुकी है, उन्होंने अपने तरीके का एक पहला प्रयोग यहाँ पे किया है। तो इसको यहाँ पर बहुत हाईलाइट यहाँ पे कर लीजिएगा। अल्बानिया है, पहली बार कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली को मंत्री पद पर यहाँ पर आपको देखा है तो नियुक्त किया है। इसे एक मंत्री कौन सा बनाया गया है? तो डिजिटल मंत्री बनाया गया है। नाम क्या रखा गया है? तो डीएलआ नाम रखा गया है, जिसका मतलब सूरज होता है। भूमिका क्या होगी? तो सार्वजनिक यानी कि पब्लिक टेंडर्स जो होते हैं उनका मूल्यांकन करेगा और उसके संदर्भ में निर्णय लेने का अधिकार होगा। उद्देश्य क्या होगा कि निविदाओं में जो 100% जो भ्रष्टाचार मुक्त प्रक्रिया को सुनिश्चित करना, यानी कि टेंडर को लेकर के जो किसको जारी करना है, किसको नहीं जारी करना है, उसको लेकर कई बार क्या होता है, लोग पैसे दे करके टेंडर जारी कराने का काम करते हैं, तो वहां पर उसको भ्रष्टाचार मुक्त करना है, उसमें कोई भी इस तरह प्रक्रिया न रहे शामिल। अधिकार वैश्विक स्तर से प्रतिभा नियुक्त करने, प्रोजेक्ट चयन में पारदर्शिता होगी। जनवरी 2025 में ई अल्बानिया प्लेटफॉर्म पर दस्तावेज सेवा उपलब्ध कराने के लिए वर्चुअल सहायक के रूप में लॉन्च किया। डिजाइन भी पारंपरिक अल्बानियाई महिला पोशाक में डेवलप की गई है। तो इस तरीके के यहां पर इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है, इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाए। तो क्वेश्चन ऐसा है कि हाल ही में समाचारों में चर्चा में रही डीएलआ किस देश की पहली एआई महिला है या मंत्री है? तो ये अल्बानिया। अगला देखिए, भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 32 यहां पर बनाया गया है। इसकी क्या खासियत है, क्यों यहां पे चर्चा का विषय है? तो सबसे पहले लॉन्च किया गया 2 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में, और पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यहां पर उस समय प्रस्तुत थे। इस संदर्भ में इसको बनाया गया है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और मोहाली स्थित एचसीएल के द्वारा। उद्देश्य है कि रॉकेट और उपग्रहों में नेविगेशन, मार्गदर्शन और मिशन प्रबंधन का काम करना। बाकी थोड़ी सी डिटेलिंग इसके अगर संदर्भ में हम देखना जाए क्या क्या है, किस तरीके की खासियत है, तो वो भी देख लेते हैं। नाम जैसे बताया कि विक्रम 3201 है, 16 बिट विक्रम 16A का उत्तराधिकारी है। आर्किटेक्चर की बात करें तो 32 बिट प्रोसेसर है, 100 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड इसकी है। निर्माण प्रक्रिया की बात करें तो 180 नैनोमीटर सीमोस तकनीक से निर्मित हुए। ऊर्जा खपत की बात करें तो यहां पर देखा जाए तो सक्रियता की स्थिति में 500 मेगावाट तक जा सकता है। विशेषता की बात करें तो फ्लोटिंग पॉइंट कंप्यूटेशन कस्टम आईएसए पर है। प्रोग्रामिंग देखा है तो अडा भाषा समर्थन है। इसरो टूल चेन को यहां पर लेगा, जिसमें कंपाइलर, असेंबलर, लिंकर और सिमुलेटर यहां पर आपको शामिल है। सहनशीलता कितने तापमान तक है? तो -55 डिग्री से लेकर के 125 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। कंपन व विकिरण को प्रतिरोधी है। इसके अलावा टेस्ट की बात करें तो पीएसएलवी 660 मिशन में सफल परीक्षण इसका किया गया है। अनुप्रयोग कहां कहां हो सकता है? तो रॉकेट, उपग्रहों में नेविगेशन, मार्गदर्शन और मिशन प्रबंधन के दौरान। तो इस तरीके से भारत में सेमीकंडक्टर शक्ति को विकसित करने के दृष्टिकोण से एक बहुत ही अहम पहलू यहां पर एक चिप जो है माइक्रो प्रोसेसर बिट को यहां पर डेवलप किया गया है। चलिए, अब यहां पर देखा जाए तो इससे संबंधित आपको इस डेटा को यहां पे ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पहलू, क्योंकि भारत में लगातार सेमीकंडक्टर को और माइक्रो प्रोसेसिंग जो चिप्स हैं उनको डेवलप करने को लेकर के बहुत सारा यहाँ पे प्राथमिकता दी है। कई सारी अलग अलग यहाँ पर अब तक 10 सेंटर ऐसे ओपन हो चुके हैं, तो एक बहुत बड़ी यहाँ पर भारत के लिए सफलता के दृष्टिकोण से भी इसे देखा जाएगा। तो भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 32 किसने डिजाइन किया है? तो इसका इसरो VSSC के द्वारा बी।
अब एक और देखा जाए तो एलन मस्क का जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है, जिसके माध्यम से वो इंटरनेट प्रोवाइड करा रहे हैं कई सारे देशों को, अब वो भारत में भी यहाँ पर ये सेवाएं लेकर के आ रहे हैं। और इसको थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं, क्या है ये स्टारलिंक और ये कैसे यहाँ पर सैटेलाइट के माध्यम से आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराएंगे। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा इसकी घोषणा की गई कि एलन मस्क की स्पेसएक्स की स्टारलिंक भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा को प्रोवाइड कराने को लेकर उनको लाइसेंस यहाँ पर दिया जा चुका है। स्पेक्ट्रम आवंटन की रूपरेखा भी यहाँ पर तैयार कर ली गई है। अब 10 इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट पहलू हैं, सबसे पहली चीज कि भारत में कितने टेलीफोन कनेक्शन हैं, 1.2 अरब टेलीफोन, 97 करोड़ इंटरनेट यहाँ पर उपभोक्ता हैं और पिछले वर्ष की तुलना में 286% की वृद्धि हुई है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको भी यहाँ पर आप हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसी चीजें कई बार आपको एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। इसके बाद मोबाइल डेटा दरों में 96.6% गिरावट। भारत बना दुनिया का सबसे सस्ता डेटा प्रदाता, यानी कि आप जो इंटरनेट यूज करते हैं, जितना चार्ज पे करके, वो विश्व में सबसे सस्ते कह सकते हैं मूल्य का भुगतान करके आप इतनी ज्यादा यहां पर इंटरनेट का एक्सेस प्राप्त करते हैं। 99.6% जिलों में 5G कवरेज है। 4.74 लाख 5G यहां पर टावर है। 30 करोड़ उपभोक्ता हैं 5G सेवाओं के। बीएसएनएल ने 83,000 प्लस 4G साइट्स स्थापित कर मजबूत यहां पर वापसी की है। स्टारलिंक एलईओ सैटेलाइट का उपयोग करता है, जिससे लेटेंसी बेहद कम हो जाती है, ठीक है। जो आपकी कॉल यहाँ पर बार बार कट जाती है या आवाज नहीं आती है, या आपको देखा है कॉल बात होते होते यहाँ पर चीजें जो है नेटवर्क चला जाता है, तो वो जो स्थिति होती है बात करने की दर को लेकर के जो समस्याएं आती हैं, तो वहां पर इसमें ये समस्या कह रहे हैं कि काफी कम रहेगी। हाई स्पीड इंटरनेट से ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे कार्य भी आसानी से हो सकेंगे। आपदा राहत सरकारी सेवाओं में इसका उपयोग हो सकेगा। दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने में भी आपको सहायता मिलेगी। तो स्टारलिंक सैटेलाइट के माध्यम से प्रोवाइड कराएगी, तो टावर इत्यादि के यहाँ पर आपको उतना जो एक्सेस है या लाइन केबल डालने में जो समस्याएं आती हैं, वो यहाँ पर काफी हद तक आपको समस्या का निराकरण होगा। क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को सैटेलाइट इंटरनेट सेवा का लाइसेंस दिया है, तो आंसर है स्टारलिंक। अगला, भारत ने पशु रक्त बैंकों के लिए पहली दिशा निर्देश जारी किए हैं, ठीक है। तो भारत सरकार के द्वारा इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट भी करेंगे, थोड़ा सा जानकारी भी यहाँ पर इसके संदर्भ लेंगे, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है, तो पहली बार चीजें काफी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं कई बार एग्जाम में। इसमें देखिए कहा गया कि 25 अगस्त 2025 को पशुपालन एवं डेयरी विभाग के द्वारा पहली बार एक दिशा निर्देश दिया गया है पशु रक्त आधान सेवाओं के संदर्भ में। तो ये थोड़ा सा पहलू हमें यहाँ पे समझना है, आखिर ये क्या है, क्यों दिया गया है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, किस तरीके की यहाँ पे प्रक्रिया है, ठीक है। तो इसको वन हेल्थ दृष्टिकोण से और भी यहाँ पे पशुओं के उपचार की प्रक्रिया को सशक्त बनाने के लिए यहाँ पे जारी किया गया है। ये एक तरीके का वेनेटरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज यहाँ पर होंगी। पशु कल्याण, जैव सुरक्षा, वन हेल्थ को यहाँ पर मजबूत करना है। पहले रक्त आधान बिना मानकीकृत प्रोटोकॉल के होते थे और जिससे संक्रमण और जटिलताएं हो जाती थी, लेकिन अब यहाँ पे क्या किया गया है कि डोनर की स्क्रीनिंग की कमी, रक्त समूह जांच और क्रॉस मैचिंग का अभाव, जैव सुरक्षा की कमी के कारण ये समस्याएं बनी रहती थी, जिसका अब यहाँ पर समाधान किया जाएगा। कैसे? तो नए प्रावधान में कहा गया है, तो सबसे पहले आपको रक्त समूहों की जांच करनी होगी, क्रॉस मैचिंग अनिवार्य करना होगा, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण के बाद ही डोनर स्वीकार होंगे। इसके बाद स्वैच्छिक दान मॉड्यूल लागू होगा, जिसमें डोनर राइट्स चार्टर के तहत सहमति और नैतिक मानदंड सुनिश्चित होंगे। प्रत्येक राज्य में जैव सुरक्षा मानकों के अनुरूप पशु रक्त बैंक स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय पशु रक्त बैंक नेटवर्क बनेगा, डोनर की रजिस्ट्रियां होंगी, रियल टाइम इन्वेंट्री ट्रैकिंग होगा, आपातकालीन हेल्पलाइन बनाई जाएंगी। यानी अब जिस तरह ह्यूमन बेस आपको देखा जाए तो किसी व्यक्ति का रक्त किसी दूसरे व्यक्ति में चढ़ाने से पहले उसकी टेस्टिंग होती है, ब्लड बैंक बनते हैं, उसकी जांच होती है, रक्त चढ़ाया जा सकता है कि नहीं, मैचिंग की जाती है, तो वो सारी चीजें अब पशुओं के संदर्भ में भी यहाँ पर एक दिशा निर्देश बना दिए गए और ये सारी प्रक्रिया पशुओं के संदर्भ में भी लागू हो रही है। भारत में देखा है तो 537 मिलियन से अधिक पशुधन और 125 मिलियन से अधिक पालतू पशु हैं। तो ये थोड़ा सा हाईलाइट कर लिए, कई बार ये संदर्भ भी आपसे पूछ लिया जाता है। एक इसको हाईलाइट करिए, और दूसरा यहाँ पर देखा जाए तो सरकार के द्वारा जो नए यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये भी आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है।
ठीक है। और बाकी जो दिशा निर्देश है नए प्रावधान के तहत, ये एक पहलू है नंबर 5 को, ये थोड़ा सा यहाँ पर आप हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट पहलू हैं आपको इस चैप्टर पढ़ते हुए रिवीजन क्या करना है, उन पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा तो ज्यादातर चांसेस इस पर है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 2025 में जारी पशु रक्त बैंक दिशा निर्देशों का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताया गया है। तो यहाँ पर आप देखें तो आंसर आपका बी है, पशु कल्याण और जैव सुरक्षा को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से ये जारी किया गया है। अगला है, बिहार में बना, बिहार का देखिए, बिहार का ये पहला है ना कि भारत के संदर्भ में, तो बिहार में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बना है, हाईलाइट कर लीजिएगा। बिहार इसमें वैसे भी काफी चर्चा का विषय है, क्योंकि लोकसभा अभी देखा विधानसभा चुनाव होने को है, इस कारण से लगातार एसआईआर को लेकर, कभी चुनाव को लेकर के चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ये भी एक पहलू है, इस पर भी क्वेश्चन हो सकता है। तो 24 जून 2025 को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इसकी घोषणा की गई कि बिहार के किस जिले में, इसको भी हाईलाइट कर लीजिए, कहां बन रहा है, तो बिहार के नवादा जिले के रजौली में राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। और ये भारत की परमाणु ऊर्जा मिशन केंद्रीय बजट 2025-26 में इसकी घोषणा की गई है कि तहत इसको स्थापित किया जाएगा। तो स्थान हो गया रजौली, जिला नवादा, राज्य बिहार। देश का पहला स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पर आधारित ये परमाणु रिएक्टर होगा। तो ये देश के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट देखिए हो गया है, क्योंकि ये जो रिएक्टर बन रहा है कैसा होगा, एक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पर होगा, यानी कि जो पारंपरिक रूप से बड़े बड़े रिएक्टर्स लगा करके परमाणु ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो उस तरीके का यहाँ पर नहीं होगा, ये छोटा यहाँ पे मॉड्यूलर होगा, जिसके कारण लचीला है, किफायती होगा और यहाँ पर ज्यादा सुरक्षित होगा। तो बिहार को परमाणु ऊर्जा उत्पादन से जोड़ना, आत्मनिर्भर बनाना, 1000 मेगावाट बैटरी भंडारण परियोजना को भी यहाँ पर देखा है, तो बिहार को मंजूरी दी गई है। एक और यहाँ पर पहलू है कि ये भी यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। बिहार में एक और पहलू को कि बिहार को 1000 मेगावाट बैटरी भंडारण परियोजना को भी मंजूरी दी गई है, और ग्रिड स्थिरता नवीनीकरण ऊर्जा के दृष्टिकोण से ये उसमें मदद भी करेगा। अगला है, भारत का पहला तितली अभ्यारण्य, अरलाम तितली अभ्यारण्य यहाँ पर देखा जाए तो 18 जून 2025 को केरल के राज्य वन्यजीव बोर्ड में यहाँ पर देखा जाए तो अरलाम तितली अभ्यारण्य को एक संरक्षित वन क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। तो इसको हम हाईलाइट कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी 5 पॉइंट में है, ज्यादा नहीं है। सबसे पहला क्षेत्र कहाँ है, तो कन्नूर केरल में स्थित है, 55 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। यहाँ कितनी प्रजातियां हैं, तो 266 से ज्यादा तितली की प्रजातियां हैं, और केरल की कुल प्रजातियों का ये 80% तितली प्रजातियां यहीं पर पाई जाती हैं। इसके अलावा देखा जाए तो कौन सी विशेष प्रजातियां यहाँ पर हैं, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन हो जाता है, तो उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे जो कुछ संकटग्रस्त और स्थान विशेष प्रजातियां हैं, कॉमन अल्बाट्रॉस प्रवास का यहाँ पर देखा जाए तो आपको अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। अभ्यारण्य के संदर्भ में जो जानकारी है कि इसका स्थापना 1984 में हुई थी और 2025 में इसे तितली अभ्यारण्य घोषित किया गया है। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। वजन घटाने की दवा वोगोवी ये लॉन्च की गई है। वजन को लेकर के काफी ज्यादा यहाँ पर लोगों को कई बार स्ट्रेस हो जाता है, कई बार बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ता है, और उसके कारण देखा जाए तो एक अलग तरीके की सामाजिक यहाँ पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है कई सारे लोगों को। तो अब यहाँ पर देखिए भारत में यहाँ पर लॉन्च हो गई है वजन घटाने की एक दवा जिसको हम कहते हैं वोगोवी। अब 24 जून 2025 को डेनमार्क की यहाँ पर कंपनी है, इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट कर लीजिए। तो डेनमार्क की फार्मा कंपनी है नोवो नॉर्डिस्क ने भारत में अपनी प्रसिद्ध वजन घटाने की दवा वोगोवी को लॉन्च किया है। इससे पहले इन्होंने अमेरिका और यूरोप में यहां पर इसको स्वीकृति मिल चुकी है, और मोटापे से जूझ रहे लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण यहां पर दवा के रूप में काम करेगी। भारत में जो लॉन्च किया गया 24 जून 2025 को। रूप और खुराक कैसी है, तो साप्ताहिक एक इंजेक्शन इसका लगता है, 5 डोज लगती हैं, 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 1.75 mg और 2.4, यानी एक छोटे डोज फिर उससे बड़े करते हुए सबसे बड़ी डोज यहाँ पर 2.4 mg की लगती है। सक्रिय कौन सा तत्व इसमें मिला हुआ है, तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा हम हाईलाइट कर लेंगे। तो इंजेक्शन लगेगी सबसे पहले, और टोटल कितनी लगेंगी, 5 लगेंगी। इसमें जो दवा है सेमेग्लुटाइड पर आधारित है, जो भूख को नियंत्रित करके वजन घटाने में मदद करती है। पहले अमेरिका यूरोप में अप्रूव्ड है, भारत में उपलब्ध हो गई है। मोटापा समस्या को देखने के दृष्टिकोण से इसको यूज किया जाएगा। अगला है, भारत को टेक्रोमा उन्मूलन प्रमाण पत्र मिला है WHO से, तो ये भी एक हाईलाइट बिंदु यहां पर आप देख सकते हैं।
भारत को देखा जाए तो ये जो प्रमाण पत्र मिला है 19 मई 2025 को डब्ल्यूएचओ से मिला है, किस संदर्भ मिला है कि भारत ने फाइनली जो टेक्रोमा रोग होता है उसका उन्मूलन यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर आप हाईलाइट करिए। इसके अलावा देखा जाए तो ये क्षेत्रीय उपलब्धि क्या भारत ने हासिल की है, तो दक्षिण पूर्व एशिया का भारत तीसरा देश है। इसको भी हाईलाइट करेंगे कि भारत दक्षिण पूर्व एशिया में ऐसा करने वाला यहाँ पे तीसरा देश है। इसके अतिरिक्त सरकारी जो प्रयास हैं वो NPCB 4 कार्यक्रम के तहत 2019 से शुरू किया गया था। 2021 से 24 के बीच सर्वेक्षण हुए। 200 स्थानिक जिलों में राष्ट्रीय ट्रिक्रोमेटस ट्राइवियासिस सर्वेक्षण कराया गया और भारत की रोग उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल, सबके लिए स्वास्थ्य की प्रतिबद्धता का प्रमाण के माध्यम से यह स्थिति हो सकी। ट्रिक्रोमा जो रोग होता है वह किससे संबंधित होता है, आंख से संबंधित होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेत्र स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि क्वेश्चन ये भी हो सकता है ट्रिक्रोमा किस अंग से संबंधित यहाँ पर रोग है, कहाँ पे होता है, किस क्षेत्र में, तो आंखों का। अगले देखिए, भारत का पहला 3 नैनोमीटर की एक चिप डिजाइन की गई है। ठीक है, ये आपको केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा नोएडा और बेंगलुरु में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन का सेंटर का यहाँ पर उद्घाटन कर दिया गया है और इसे रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने यहाँ पे स्थापित किया है। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो पहलू है, तो एक तो उद्घाटन कहाँ कहाँ हुआ है, कौन सी कंपनी कर रही, ये भी ध्यान रखें। तो नोएडा और बेंगलुरु में हुआ है। आकार 3 नैनोमीटर चिप, स्थापना रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सरकारी जो पहल की गई है इंजीनियरिंग छात्रों के लिए सेमीकंडक्टर लर्निंग किट और 270 से ज्यादा संस्थानों को ईडीए सॉफ्टवेयर टूल्स उपलब्ध कराए जाने का काम। उद्देश्य क्या है कि हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एकीकरण को इंडस्ट्री रेडी यहां पर इंजीनियर्स को तैयार करना है। यानी कि यहां पर लोगों को जब आप ट्रेन कर देंगे ऐसे सेंटर्स पे, तो इंजीनियर्स की यहां पर जो कमी है, देखिए देश को सबसे जरूरी जो पहलू है कि आप कहते हैं उद्योग बनाए, रोजगार मिले, लेकिन उद्योगों को बनाने के बाद आपको वैसे ही उतने ही स्किल्ड लोग भी चाहिए होंगे। स्किल्ड फुल लोग जब आपके पास उपलब्ध होंगे तभी उन उद्योगों के विकास और लोगों के रोजगार दोनों ही यहाँ पर सहूलियतें पूरी होंगी। और ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही एक पहल यहाँ पर सरकार के द्वारा की गई है। सहयोग इसमें देखा जाए तो चिप्स टू स्टार्टअप और डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत 250 संस्थानों को इसके साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा दुनिया का पहला 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क डेवलप किया है चीन ने। अभी यहाँ पर 4G 5G चल रहा है और चीन पहुंच गया 10G पर। तो यहाँ पर आप देखें 20 अप्रैल 2025 को चीन अपने हाईटेक शहर जियोंगगांग में दुनिया का पहला वाणिज्यिक 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया है और यह नेटवर्क हुआवेई और चाइना यूनिकॉम के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, इसको हाईलाइट भी करते चलिएगा। सबसे पहले कहां लॉन्च किया गया है, किस क्षेत्र शहर में लॉन्च किया गया है पहलू, उसके बाद तकनीकी कौन सी है और बाकी जो अन्य पहलू है प्रयोग कहां किया जाएगा वो पहलू। तो नेटवर्क में 5G पॉन यानी कि पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क तकनीकी का इसमें उपयोग किया गया है जो 10G स्पीड तक हमें ले गया है। उपयोगकर्ताओं को 10 गीगाबाइट प्रति सेकंड तक डाउनलोड स्पीड मिलेगी। अनुप्रयोग क्या होगा, 8K वीडियो स्ट्रीमिंग, क्लाउड गेमिंग, AI, AR, VR और स्मार्ट सिटी समाधान के लिए यहां पर एक आदर्श के तौर पर इसका प्रयोग किया जाएगा। महत्व क्या है, इतना तेज नेटवर्क आपको मिलेगा तो डेटा ट्रांसफर आसानी से हो जाएगा, बड़ी से बड़ी फाइल से लेकर के बड़े से बड़े काम, वीडियो फिल्मिंग, सारी चीजों को लेकर के। भविष्य के लिए यहाँ पर देखा है, जो भविष्य का कह सकते हैं वर्ल्ड या देश और दुनिया की बात की जाती है AI को लेकर के, तो वहां पर ये और भी एक्सेस मिलेगा, अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। वैश्विक संदर्भ में देखा जाए तो चीन को बहुत आगे ले जाएगा दूसरे देशों के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट तकनीकी जो कि अभी 5G के दौर में या 6G भी कई जगह पे प्रयोग चल रहे हैं, तो आप 10G अगर पहुंच गए तो ये बहुत बड़ी यहां पर उपलब्धि है। इसके अलावा दुनिया का पहला क्वांटम चिप माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है 19 फरवरी 2025 को। और इसके संदर्भ में यहां पे कुछ टॉपिक्स को हाईलाइट करिए फटाफट। तो नई आर्किटेक्चर या चिप जो है टोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर पर आधारित है। टोपो कंडक्टर सामग्री जो इसमें लगी है, तो सबसे पहला यहां पे देखा जाए तो ये टोपोलॉजिकल सुपर कंडक्टर का उपयोग किया गया है। इसमें मेजराना कणों पर नियंत्रण किया जाएगा और इसका निरीक्षण जो होता है स्केलेबल और भरोसेमंद होगा। नई स्टडी जो मटेरियल यहां पर आपको कहती है, नई मटेरियल स्टैक यानी कि
इंडियम आर्सेनाइड और एल्यूमिनियम से बने पूरी तरह नए मटेरियल स्टैक का इसमें प्रयोग किया गया है। तो धातुओं का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, किस तरीके की धातुओं का इसमें प्रयोग किया गया है, इसको हाईलाइट करेंगे, कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रयोग यहाँ पर किस संदर्भ में होगा, तो क्वांटम कंप्यूटिंग व्यवहारिक और स्केलेबल तकनीक तक बदलने की दिशा में क्रांतिकारी कदम के तौर पर इसे देखा जाएगा। और यह उपलब्धि ग्लोबल टेक्नोलॉजी क्रेज में अमेरिका और माइक्रोसॉफ्ट को अब अग्रणी बना देगी, क्योंकि इस तरीके की खोज जो किसी अन्य के पास नहीं है, तो आपको बहुत आगे यहां पर बढ़ने का मौका प्रदान करती है। चलिए अब बात यहां पे करते हैं कुछ अंतरिक्ष से जुड़े हुए कुछ प्रमुख मुद्दे और मिशन को लेकर के क्या क्या यहां पर विशेष रहा है। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट जो मिशन रहा एक्सियोम मिशन 4, क्यों चर्चा का विषय रहा, क्योंकि भारतीय जो है शुभांशु शुक्ला वो इसका यहां पर हिस्सा बनते हैं 25 जून 2025 को, और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाते हैं। किस से गए, कैसे गए, तो वो सारी चीजों को यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिए, यही पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन अगर बनेगा तो यहाँ पर आपको थोड़ा पूछा जाएगा क्या क्या हो सकता है। तो अंतरिक्ष यात्री का नाम 25 जून 2025 को है। मिशन का नाम एक्सियोम मिशन 4। कहाँ गए थे, तो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गए थे। किसके माध्यम से गए थे, तो स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्षयान और फॉल्कन 9 रॉकेट से यहाँ पर इसे लॉन्च किया गया था। और ये कैसे संभव हुआ, तो भारत अमेरिका के बीच अंतरिक्ष सहयोग के माध्यम से चीजों को पूरा किया गया। महत्वपूर्ण और भी किस लिए है, क्योंकि भारत भी अपना गगनयान मिशन और भारतीय मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम को भी इस दृष्टिकोण से कि फ्यूचर में देख भारतीय वहां पर जाकर के चीजों को देखे, क्या चीजें हैं, कैसे रन करती हैं, क्या क्या यहाँ पर सिस्टम उसमें है, तो वो कहीं ना कहीं भारत के इन मिशन को सक्सेसफुल बनाने में एक मार्गदर्शन का भी काम करेगा। बाकी चालक दल में 4 अन्य सदस्य भी थे। तो मिशन में चालक दल में अमेरिका के कमांडर पैगी व्हिटसन, भारत के मिशन पायलट शुभांशु शुक्ला, पोलैंड के मिशन विशेषज्ञ स्लावोज उजान्स्की विश्नेविस्की और हंगरी के मिशन विशेषज्ञ टिबोर कापू यहां पर शामिल थे। 26 जून 2025 को ये आईएसएस पर डॉकिंग करते हैं। पहले भारतीय यहां पर अंतरिक्ष यात्री बने। इससे पहले केवल राकेश शर्मा 1984 में यहां पे अंतरिक्ष में गए थे। इसरो और एक्सियोम स्पेस ने अंतरिक्ष उड़ान समझौता इसके लिए साइन किया था। मिशन के लिए भारत ने प्राइम एस्ट्रोनॉट्स के रूप में शुभांशु शुक्ला और बैकअप एस्ट्रोनॉट्स के रूप में प्रशांत बालाकृष्ण नायर को यहां पर नामित किया। इसरो ने इस मिशन में 7 सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण प्रयोग यहां पर देखे। प्रयोग किस किन चीजों पर किया गया था, तो इसको थोड़ा सा यहां पर हाईलाइट कर लेते हैं हम। सूक्ष्म शैवाल बीजों का अंकुरण, मानव मांसपेशियों पर माइक्रोग्रेविटी का किस तरीके का प्रभाव पड़ता है, भारत का अंतरिक्ष उड़ान इत्यादि के संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाएगा। ऐसे में क्वेश्चन है एक्सियोम मिशन 4 से आईएसएस पर भेजे गए पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने, तो आंसर यहां पर हो जाएगा शुभांशु शुक्ला। गगनयान मिशन के लिए इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट ये क्या है, तो यहां पर आप देखें कि गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन की तैयारियों के दृष्टिकोण से इसरो के द्वारा इसे हाल ही में लॉन्च किया गया है पूरी, और ये टेस्ट जो है पूरी तरह सफल भी रहा है। टेस्ट का क्रू मॉड्यूल और पैराशूट आधारित यहां पर देखा जाए तो मंदन प्रणाली वास्तविक परिस्थितियों में परखने के लिए किया गया था। परीक्षण जो है इसरो ने किया, उद्देश्य था कि क्रू मॉड्यूल जो है पैराशूट के माध्यम से क्या आसानी से सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लैंड हो सकता है या नहीं। सहयोग कौन कौन सी संस्थाएं इसमें शामिल थी, तो इसरो है, डीआरडीओ है, भारतीय वायुसेना है, नौसेना है और तटरक्षक बल यहाँ पे संयुक्त रूप से भागीदारी इसमें की। मिशन क्या था कि गगनयान मिशन जो हमें यहाँ पर आगे लॉन्च करना है, तो भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन मानव अंतरिक्ष मिशन होगा। 3 अंतरिक्ष यात्री जो है 400 किलोमीटर की निम्न पृथ्वी कक्षा एलईओ में 3 दिन यहाँ पर बिताएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर ये सारा प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई जा रही है। समय सीमा जो है मानव रहित परीक्षणों के बाद पहला मानव युक्त जो मिशन होगा हम 2027 की शुरुआत में यहां पर लॉन्च करने वाले हैं। चयनित इसमें दल जो है कौन कौन इसमें शामिल रहेगा, तो थोड़ा सा यहां पर आप देख सकते हैं। ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और कमांडर जो है विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला जो है इसमें आपको शामिल रहेंगे। ह्यूमन रेटेड LVM-3 रॉकेट क्रू एस्केप सिस्टम इसमें लॉन्च किया जाएगा। ऑर्बिटल जो मॉड्यूल है इसमें क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल शामिल होंगी।
सीएम का मतलब देखा जाए तो दबाव युक्त रहने योग्य संरचना और जीवन समर्थन प्रणाली के साथ से बनाया गया है। और एसएम जो है इसमें प्रणोदन, विद्युत, तापीय समर्थन और दबाव रहित यहाँ पर संरचना होगी। परीक्षण श्रृंखला की बात करें तो इसमें कई तरीके के टेस्ट किए जा रहे हैं, जैसे कि पैराशूट सत्यापन हो चुका है अभी जो किया गया है, लॉन्च अबॉर्ट टेस्ट यहां पर किया जाएगा, पैड अबॉर्ट यहां पर टेस्ट किया जाएगा, जल पुनर्प्राप्ति परीक्षण होंगे। और ये सारी चीजों यहां पर आपको करने के बाद जो फाइनल जो होता है मानव जो टेस्टिंग जो कि फाइनल रूप से की जाएगी, पहले उससे पहले हर तरीके के टेस्टिंग करके कि सुनिश्चित किया जाएगा कि सारी प्रक्रियाएं क्या सही तरीके से काम कर सकती हैं या नहीं, कहीं कोई समस्या तो नहीं आ रही है। अगर यहां पर देखा जाए तो भारत गगनयान मिशन में सफल हो जाता है तो अमेरिका, रूस, चीन के बाद मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता वाला भारत कौन सा देश बन जाएगा? हम चौथे देश यहां पर बन जाएंगे। इसी पर एक क्वेश्चन है, गगनयान मिशन के लिए इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? पैरासूट आधारित मंदन प्रणाली के यहां पर जांच करना। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इसको लेकर के भी बहुत जोर शोर से यहां पर काम किया जा रहा है और बहुत ही ऐतिहासिक उपलब्धि होगी जब भारत इसे प्राप्त करेगा। टारगेट क्या है कि हम 2035 तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि बीएस को स्थापित करेंगे और 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय मानव युक्त मिशन भेजने का यहां पर लक्ष्य निर्धारित है। और यह पहले विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण से है। तो दो महत्वपूर्ण मिशन है हमारे, 2035 तक हम अपना बीएस स्थापित करें और 2040 में हम मानव को यहाँ पर अंतरिक्ष चंद्रमा पर भेजें। और उससे पहले गगनयान मिशन है 2027 तक, जहां हम मानव को अंतरिक्ष में भेजने वाले। तो तीन महत्वपूर्ण मिशन है, 2027, 2035, 2040। योजना की घोषणा जो है 2035 तक अपना स्वतंत्र अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना। कक्षा जो होगी यहां पर देखा है पृथ्वी की परिक्रमा, ये थोड़ा सा हम यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं। ये बिंदुओं को लेकर के इनको जब भी जाइएगा यही पहलू है, थोड़ा सा जरूर देख के जाइएगा। तो 400 से लेकर के 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर बीएस को स्थापित किया जाएगा। संरचना कैसी होगी? तो 5 मॉड्यूल वाला स्टेशन होगा और चरणबद्ध रूप से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाएगा। बेस मॉड्यूल 2028 तक तैयार होगा और पूर्ण संचालन 2035 से होगा। क्षमताएं क्या है? तो सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण अनुसंधान, जैव प्रौद्योगिकी, औषधि, पदार्थ विज्ञान और खगोल विज्ञान अनुसंधान होगा। रणनीतिक महत्व की बात करें तो अंतरिक्ष में दीर्घावधि मानव उपस्थिति के लिए आधार तैयार करना होगा। पृथ्वी अवलोकन जो है, आपदा प्रबंधन, जलवायु अध्ययन, कृषि निगरानी में योगदान करना। अंतरिक्ष और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की अगर हम बात करें तो बीएस को भारत अंतरराष्ट्रीय सहयोग साझेदारी वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए भी यहां पर खोल सकता है। एस्टेम को इसमें बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में छात्रों, युवा प्रतिभाओं को प्रेरित करना। अंतरिक्ष पर्यटन, प्राइवेट सेक्टर निवेश, अंतरिक्ष उद्योग को बढ़ावा देना। लंबी अवधि की दृष्टि से भारत के चंद्रमा पर मानवयुक्त मिशन, मंगल मिशन के लिए भी आधारशिला रखेगा कि आप वापस भारत से कोई मिशन भेजने से अच्छा है कि आप वहीं से अंतरिक्ष स्टेशन से ही आप चंद्रमा पर जाना है या फिर आपको आगे इन फ्यूचर आपको मंगल पर जाना है तो वहीं से आप चीजों को आगे बढ़ा सकें। आईएसएस जो अभी भी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है वो सबसे बड़ा लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह है। 15 देशों का संयुक्त प्रयास है जिसमें रासा है, रोस्कोस्मोस है, ईएसए है, जाक्सा है, सीएसए है। 108 प्लस देशों के 3000 प्लस यहाँ पे प्रयोग हैं और अंतरराष्ट्रीय सहयोग तकनीकी साझेदारी का आदर्श यहाँ पर उदाहरण है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है जैसे कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन किस वर्ष तक पूर्ण रूप से परिचालित करने का लक्ष्य है? तो 2035 में। अगला है इसरो अंतरिक्ष एनालॉग मिशन यानी कि होप, हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन। ये क्या है? तो देखिए, भारत ने गगनयान और भविष्य में चंद्रमा और मंगल पर अपने अभियानों को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास यहां पर कर रहा है और इसी के लिए लद्दाख की कार घाटी में अपना पहला मिशन यहां पर आपको देखा जाए इस संदर्भ में होप लॉन्च किया है, जो मानव अंतरिक्ष उड़ानों की शारीरिक, मानसिक और तकनीकी चुनौतियों का अनुकरण यहां पर किया जाएगा। 2025 मिशन का यहां पर उद्घाटन कर दिया गया है। इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का यह हिस्सा रहेगा। उद्देश्य है अंतरिक्ष जैसी परिस्थितियों में मानव स्वास्थ्य कैसा हो सकता है, मनोविज्ञान पे क्या असर पड़ सकता है, परिचालन में क्या चुनौतियां आ सकती हैं, उसको यहाँ पर समझना। अनुसंधान फोकस जो होगा एपिजेनेटिक और जीनोमिक यहाँ पर अध्ययन, स्वास्थ्य निगरानी प्रोटोकॉल, सूक्ष्म तकनीकी का नमूना। स्थान चयन तो कार घाटी, लद्दाख,
जहां पर उच्च यूवी विकिरण, निम्न वायुदाब जैसी स्थितियों में इन सारी चीजों का हम आकलन करके समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा लवणीय परमाफ्रॉस्ट और शीत तापमान जो -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान में किस तरीके से कार्य कर सकते हैं। मंगल जैसी चट्टाने और रेतीली यहाँ पे मृदा है, तो उन सारी परिस्थितियों में खुद को परखना भी है। अनुप्रयोग क्या क्या रहेगा, तो जीवन रक्षक प्रणाली का, अंतरिक्ष आवास प्रौद्योगिकी का, रोवर मूवमेंट का, इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन का। और राष्ट्रीय महत्व गगनयान मिशन जैसा है, चंद्रमा में 2040 तक हमें जाना है, तो उसके लिए जरूरी है। भारत के अन्य जो एनालॉग मिशन है कौन कौन से हैं, इसको भी थोड़ा सा हम हाईलाइट यहाँ पे कर लीजिए। लद्दाख ह्यूमन एनालॉग मिशन 2024, अनुगामी गगनयान एनालॉग एक्सपेरिमेंट विश्व स्तरीय समान मिशन नासा का नीमो पानी के भीतर, और डेजर्ट रैट्स रेगिस्तान और हवाई का हाई सीज मार्स सिमुलेशन जैसी चीजें यहाँ पर प्रमुख है। होप मिशन किस स्थान पर स्थापित है, तो यह लद्दाख सोगार घाटी में यहां पर देखा जाए। निशार यह भी काफी चर्चा का एक विषय यहां पर रहा है। नासा और इसरो का संयुक्त यहां पर देखा जाए तो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट, ये श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित हो चुका है। ये दुनिया का पहला उपग्रह है जिसमें एल बैंड और एस बैंड यानी कि एसएआर रडार को एक ही प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या क्या इंपॉर्टेंट पहलू हैं उसको थोड़ा सा हम इसमें हाईलाइट करेंगे निसार के संदर्भ में। तो संयुक्त विकास है किसका किसका, नासा और इसरो का है। डुअल बैंड रडार है, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दोनों ही जो डुअल बैंड हैं ये कैसे यहाँ पर आपको काम करेंगे। तो इसमें आप देखिए एल बैंड जो है नासा के द्वारा जंगल मिट्टी बर्फ की गहराई का अध्ययन करेगा। एस बैंड जो है इसरो के द्वारा फसल आर्द्रभूमि सतही विशेषताओं की निगरानी करेगा। प्रक्षेपण यान कौन सा प्रयोग किया गया, तो जीएसएलवी मार्क 2 F-16 से प्रक्षेपण किया गया, और पहली बार है कि इसरो ने जीएसएलवी का उपयोग सूर्यकालिक ध्रुवीय कक्षा मिशन के लिए किया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पहलू है। एंटीना 12 मीटर का बड़ा रिफ्लेक्टर एंटीना जो अंतरिक्ष में फैल करके काम करेगा। मिशन अवधि कितनी है, तो 5 वर्ष की है वैज्ञानिक संचालन के साथ। और कवरेज कितना रहेगा, तो पृथ्वी की सतह का हर 12 दिन में उच्च रेजोल्यूशन डेटा यहाँ पे उपलब्ध कराएगा। अध्ययन क्षेत्र क्या रहेगा, तो भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी गतिविधियां, वन बायोमास, कार्बन स्टॉक, कृषि पैटर्न, फसल विस्तार, आर्द्रभूमि जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियर, समुद्री बर्फ की गतिशीलता। तो अध्ययन क्षेत्र को हाईलाइट कर लीजिए, यह भी क्वेश्चन हो सकता है कि निसार किस किस यहाँ पर क्षेत्रों के संदर्भ में यहाँ पे लॉन्च किया गया है। भारत के लिए आपदा, जलवायु, कृषि और वनों के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है। वैश्विक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट मिशन है। और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत अमेरिका के सहयोग के दृष्टिकोण से आप इस मिशन को देख सकते हैं। इसी पर देखिए क्वेश्चन है कि निसार उपग्रह की विशेषता क्या है, तो आंसर है एल बैंड और एस बैंड यानी एसएआर दोनों का उपयोग करता हुआ। एक मेंस का यहाँ पर क्वेश्चन जिसको आप लिख सकते हैं। दूसरा है चीन का तियानवेन 2 मिशन, यहाँ पर देखा जाए तो चर्चा का विषय थोड़ा सा बना हुआ है, इसके बारे में थोड़ा बता दें। मिशन के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट पहलू, तो पूर्ववर्ती जो मिशन था तियानवेन 1 था, 2020 में यहाँ पर लॉन्च किया गया था। इसमें देखा जाए तो चीन का ये पहला मंगल मिशन था तियानवेन 1। आर्बिटर, लैंडर और रोवर, इसमें तीनों ही चीजें शामिल थी। उद्देश्य ये था कि पृथ्वी के अर्ध उपग्रह कामुल ओलेवा से प्रतिदर्श लाना और असामान्य कक्षा का अध्ययन करना। वैज्ञानिक महत्व क्या था कि ये जांच करने गया था कि जो कामो ओलेवा चंद्रमा से टूटा हुआ टुकड़ा है और संभवतः प्राचीन पृथ्वी या चंद्र टक्कर का एक अवशेष के रूप में इसे देखा गया। 2016 में इसकी खोज हुई थी। पृथ्वी के केवल 7 ज्ञात अर्ध उपग्रहों में से एक है। हर 100 से 300 वर्ष में ये अपनी कक्षा को बदल लेता है और इसे यहाँ पर समझना जरूरी था। मिशन प्रकार की बात करें तो डुअल मिशन है, क्षुद्रग्रह, सैंपल रिटर्न और मुख्य बेल्ट धूमकेतु ऑर्बिटर को यहाँ पर के क्षेत्र में यहाँ पर किस तरीके की प्रक्रियाएं हैं। कैसी तकनीकी है, तो टच एंड गो यानी कि सैंपल को यहाँ पर उठा के लाना है। वैकल्पिक क्या है, एंकर और अटैच है, विधि से ड्रिलिंग के द्वारा इसे नमूना ग्रहण करना है। वैश्विक तुलना, चीन, अमेरिका और जापान की श्रेणी में यहां पर इससे शामिल हो जाएगा। लॉन्च टाइमलाइन जो है मिशन का प्रक्षेपण इस दशक में अपेक्षित है। भविष्य की योजना है कि कामो ओलेवा मिशन के बाद यह मुख्य बेल्ट धूमकेतु की परिक्रमा करेगा और तियानवेन 3 2028 तक मंगल से प्रत्यक्ष लाने का भी काम करेगा।
तो इस तरीके से चीन अपनी मौजूदगी जो है वैश्विक स्तर पर अंतरिक्ष के क्षेत्र में लगातार बढ़ा रहा है। क्वेश्चन है कि तियानवें-2 मिशन किस खगोलीय पिंड के प्रत्यक्ष लाने की योजना है? मंगल का चंद्रमा फ्रोबोस, क्षुद्र ग्रह, बृहस्पति का उपग्रह या मुख्य बेल्ट का वेस्टा? तो आंसर क्या हो जाएगा? क्षुद्र ग्रह कामो ओलेवा का। एक और आंसर यहाँ क्वेश्चन है, टॉपिक है कि इसरो के नए अध्यक्ष बन गए हैं डॉक्टर वी नारायण। तो नियुक्ति इनकी हुई 14 जनवरी 2025 को हो चुकी है। 2 साल का कार्यकाल। एस सोमनाथ की उत्तराधिकारी। मुख्य जिम्मेदारी जो है नेविगेशन, सैटेलाइट प्रक्षेपण, मानव रहित गगनयान मिशन। मार्च 2025 में भारत अमेरिका संयुक्त निसार उपग्रह का प्रक्षेपण ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है। सोमनाथ देखा जाए तो उन्होंने चंद्रयान 3 मिशन, आदित्य L1, एक्सोपैट, इनसैट, SSLV, RLV, LX मिशन को यहाँ पर नेतृत्व किया। संस्थागत पहल राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीति 2023 इन स्पेस द्वारा निजी क्षेत्र के साथ सहयोग। बाकी इसरो का इतिहास भी थोड़ा बहुत कभी कभार पूछ लिया जा सकता है, जैसे कि 1962 में इनकोस्पार की स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा। 1969 में इसको नाम दिया गया इसरो। 1972 में अंतरिक्ष आयोग व DOS गठन इसरो को इसके अंतर्गत लाया गया और मुख्यालय देखा जाए तो अंतरिक्ष भवन बेंगलुरु है। यानी एक और टॉपिक आता है SSLV को लेकर के, लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान, जो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौता है। और ये देखा जाए तो भारत ने वैश्विक मांग को ध्यान में रखते हुए इसरो, इनस्पेक, हेल और SSLV NSIL के बीच यहाँ पे तकनीकी हस्तांतरण को लेकर के एक समझौता किया है। ये समझौता किस तरीके से प्रयोग होगा? तो आत्मनिर्भरता, व्यवसायीकरण, दोनों पहलुओं को, और जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा है उससे निपटने के लिए भी। समझौते के पक्षकार हैं। उद्देश्य है कि छोटे उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं का व्यवसायीकरण करना। बाजार लक्ष्य क्या है कि अंतरराष्ट्रीय जो स्मॉल सैटेलाइट मार्केट में उसमें अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाना। SSLV की क्षमता कितनी होती है? तो 500 किलोमीटर तक के उपग्रह इसमें होते हैं और लो अर्थ ऑर्बिट जो 200 से 500 किलोमीटर का एरिया होता है वहां पे प्रक्षेपित किए जाते हैं। तैयारी समय कितना होता है? 2 से 3 दिन में इनको लॉन्च करने के लिए तैयार किया जाता है। लागत प्रभावी विकल्प है क्योंकि छोटे हैं तो कम पैसे में यहाँ पर बन जाते हैं। लॉन्च कहां से होते हैं? तो श्रीहरिकोटा और कुलशेखरपट्टिनम। इसके अलावा हेल की जो भूमिका है वो SSLV निर्माण, उत्पादन में औद्योगिक भागीदारी को सुनिश्चित करता है। और इसरो की जो उपलब्धि है कि प्रौद्योगिकी को निजी वाणिज्यिक क्षेत्र को स्थानांतरित करने में मील का पत्थर। तो ये एक पहलू आपके लिए देख लिया। इस पर एक क्वेश्चन है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा SSLV किस उद्देश्य से विकसित किया गया? तो आंसर हो गया छोटे उपग्रहों के किफायती प्रक्षेपण के लिए। अगला है दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप सफलतापूर्वक फाइनली लॉन्च हो गया। कई सारे यहां पर विफलताओं के बाद 2025 में स्पेसएक्स जो है उसका सबसे ताकतवर यहां पर स्टारशिप को अमेरिका के टेक्सास में स्थित स्टारबेस सफलतापूर्वक इसे लॉन्च करता है। यह अब तक का 10वां इंटीग्रेटेड टेस्ट फ्लाइट था। उड़ान को स्टारशिप रीयूजेबिलिटी और पेलोड कैपेसिटी की परख के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पेलोड की तैनाती के संदर्भ में एक डेटा यहां पे आपको ध्यान रखना है कि पहली बार टेस्ट पेलोड 8 डमी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च करता है। हॉट स्टेजिंग की बात करें तो लॉन्च के कुछ मिनट बाद स्टारशिप ने सुपर हैवी बूस्टर से हॉट स्टेजिंग का यहां पर अलगाव किया। स्प्लैश डाउन टेस्ट बूस्टर को रिकवर करने की बजाय मैक्सिको की खाड़ी में नियंत्रित रूप से स्प्लैश डाउन यहां पे करा दिया गया था। रिकॉर्ड ऊंचाई 397 फीट तक यहां पर देखा है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंचा। भविष्य की उपयोगिता क्या है कि रॉकेट रीयूजेबल स्पेस फ्लाइट, सैटेलाइट तैनाती, चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए यहां पर गेम लॉन्चर हो सकता है क्योंकि बहुत बड़ा यहां पर है, ताकतवर है, तो चीजों को बहुत आसानी से, बहुत तेजी से यहां पर पहुंचा सकता है अंतरिक्ष में। अगला है चौथा सेमिकॉन इंडिया 2025 कब से कब के बीच हुआ? तो कहां हुआ बस, और इसका विषय क्या रहा? तो ये दो कुछ चीजें हैं। तो कब से कब हुआ? 2 से 4 सितंबर 2025 को। कहां हुआ? तो यशोभूमि नई दिल्ली में आयोजित हुआ। और मुख्य विषय इसका क्या रहा? अगले सेमीकंडक्टर पावर हाउस का निर्माण। इंपॉर्टेंट पहलू, भागीदार जो थे 350 प्रदर्शक आते हैं, 6 जो हैं आपके अंतरराष्ट्रीय गोलमेज, 4 देशों के मंडप और 9 राज्यों की भागीदारी के साथ 15,000 से ज्यादा आगंतुक यहां पर शामिल हैं। उद्देश्य क्या था कि भारत की सेमीकंडक्टर व्यवस्था को मजबूत करके तकनीकी प्रगति को हासिल कर
वैश्विक नेटवर्क में यहां पर देखा है तो भारत की अपनी उपस्थिति को मजबूत करते हुए 8 वार्षिक वैश्विक सेमिकॉन प्रदर्शन शामिल थे इसमें। इसके अलावा देखा है तो सेमिकॉन इंडिया 3000 से ज्यादा कंपनियां 15 लाख पेशेवरों को जोड़ने वाला वैश्विक उद्योग मंच है। भारत का अपना सेमीकंडक्टर मिशन है जो मेटी के अंतर्गत एक स्वतंत्र नोडल एजेंसी के रूप में काम करते हुए सेमीकंडक्टर डिस्प्ले निर्माण में भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धी देश के रूप में कन्वर्ट करना चाह रहा है। उस दृष्टिकोण से लगातार इस पर काम हो रहा है। इसके अलावा भारत की पहली ड्रोन आधारित क्लाउड सीडिंग जिसके माध्यम से कृत्रिम वर्षा हुई, तो कहां हुई, तो 12 अगस्त 2025 को। ठीक है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में भारत की पहली ड्रोन आधारित क्लाउड सीडिंग परियोजना की शुरुआत हो चुकी है और इसका उद्देश्य रामगढ़ झील को पुनर्जीवित करना है। अब तकनीकी जो है क्लाउड सीडिंग यानी कि ड्रोन के माध्यम से जो सोडियम क्लोराइड जो किसका उपयोग किया जाता है, थोड़ा सा हम वो भी इसमें ध्यान देते हैं। तो सोडियम क्लोराइड जैसे सीडिंग एजेंट छोड़े जाते हैं जो वर्षा बूंदे बनने लगती हैं। राजस्थान सरकार भारत अमेरिका की टेक कंपनी जेन एक्स एआई के सहयोग से शुरू किया गया। एआई प्लेटफॉर्म जो था वो हाइड्रो ट्रेस वास्तविक समय में डेटा का संग्रह करता है, उपग्रहों के चित्र और सेंसर से उपयुक्त बादलों की पहचान करता है कि कहां पर छिड़काव करके बारिश कराई जानी चाहिए। मिशन की अवधि 60 दिन और कुल 60 टेस्ट फ्लाइट्स हुई। मौसम के अनुसार हर महीने 4 से 5 उड़ानें। अनुमति और निगरानी डीजीसीए, आईएमडी, कृषि विभाग, स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में सीडिंग का यहां पर समय आईएमडी डेटा ने तय किया। अगला है अनिल मेनन, पहले अंतरिक्ष स्टेशन मिशन पर यहां पर नियुक्त हुए हैं। 1 जुलाई 2025 को नासा ने भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन को उनके पहले अंतरिक्ष मिशन के लिए नियुक्त किया है और वह एक्सपीडिशन 75 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर उड़ान इंजीनियरिंग की भूमिका निभाएंगे। अन्य संदर्भों में थोड़ी सी जानकारी क्या विशेष क्यों है ये, तो देखिए तो भारतीय अमेरिकियों की पहचान, सुनीता विलियम्स के बाद अमेरिका जाने वाले पहले भारतीय अगले भारतीय अमेरिकी हो जाएंगे ये। अन्य जो विवरण यहां पर है उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। मिशन विवरण, जून 2026 में रोस्कोसमोस सोयुज MS-29 से कजाकिस्तान के वैंकूवर कॉस्मोड्रोम से इनको प्रक्षेपण होगा। क्रू सदस्य जो होंगे वो अंतरिक्ष यात्री प्योत्र डबरो और अन्ना किकिना होंगे। अवधि जो होगी लगभग 8 महीने ISS पर रहकर वैज्ञानिक प्रयोग और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन करेंगे। करियर इनका बात करें 2021 में नासा अंतरिक्ष यात्री चुने गए, 2024 में 23वें अंतरिक्ष यात्री वर्ग के साथ स्नातक हासिल किया। अगला है प्रोजेक्ट कुइपर, अमेजन की उपग्रह इंटरनेट एक पहल है और इस पहल में अगर हम देखें तो 27 इंटरनेट उपग्रहों का पहला बैच जो है वो इसमें लॉन्च करने को लेकर के, लॉन्च कहां से होगा, तो पहला बैच के 01 मिशन के तहत फ्लोरिडा से यूएलएस एटलस 5 रॉकेट के द्वारा लॉन्च हुआ। परियोजना जो है अमेजन की वैश्विक उपग्रह ब्रॉडबैंड नेटवर्क योजना का एक हिस्सा है। अब इसमें अगर हम देखें तो 450 किलोमीटर जो भारत एलईओ कक्षा होती है वहां पर इन्हें स्थापित किया जाएगा। बाद में इनकी ऊंचाई जो है 630 किलोमीटर तक बढ़ा दी जाएगी। उपग्रह देखा जाए तो हर 90 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। साथ ही भविष्य में हम देखें तो अमेजन के कुल 3200 प्लस एलईओ उपग्रहों का एक नेटवर्क इसमें स्थापित किया जाएगा और इनका भी वही काम है जो अभी स्टारलिंक कर रही है कि दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट हम प्रोवाइड करा पाए। तो अमेजन जो है वो स्टारलिंक की तरह ही खुद को यहाँ पर एक विकसित करना चाह रही है, स्पेस एक्स की तरह ही। चलिए तो ये हो गया। इसके बाद रक्षा से जुड़े हुए कुछ मुद्दों के बारे में भी यहाँ पर आपको जानकारी दे देते हैं। कई बार ऐसे मुद्दे भी चर्चा का विषय बनते हैं, क्या कौन सा नया पोत बना, कौन सी सबमरीन बनी, कौन सा यहाँ पे अभ्यास हो रहा है। तो इसमें अगर हम देखें तो INS हिमगिरी भारतीय नौसेना की नई स्टील्थ शक्ति कैसे बन रही है। स्टील्थ शक्ति जो यहाँ पे देखा जाए तो INS हिमगिरी प्रोजेक्ट 71 के तहत इस थोड़ा सा यहाँ पे इसको ध्यान रखेगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो इसमें कहा गया है कि भारत की 17A स्टील्थ फ्रिगेट 31 जुलाई 2025 को नौसेना में शामिल होती है। निर्माण किसने किया, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग के द्वारा, जो कि कोलकाता में स्थित है। उद्देश्य क्या है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना, स्वदेशी रक्षा उत्पादन में तेजी से यहां पर काम करना। अच्छा, इसके इंपॉर्टेंट पहलू क्या क्या है,
क्या विशेषताएं हैं उनको हम हाईलाइट कर लीजिएगा। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट के 17A के तहत ये तीसरा युद्धपोत है, आईएनएस हिमगिरी नीलगिरी श्रेणी का फ्रिगेट। निर्माण तकनीकी मॉड्यूलर निर्माण किया गया है, इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन का उसमें उपयोग किया गया है। विस्थापन क्षमता की बात करें तो 6342 टन है। आकार और गति जो है 142.5 मीटर लंबी, 16.9 मीटर चौड़ी और 30 नॉट्स मिल के यहां पर गति कर सकता है। अच्छा, स्टील्थ तकनीक क्या होती है जो कि आपको रडारों को धोखा दे सकती है? तो कम रडार क्रॉस सेक्शन और उन्नत वायुगत की डिजाइन है। हथियार प्रणाली की बात करें तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, एलआर एसएएम मिसाइल, 127 नौसैनिक तोप, AK 630 गन, टॉर्पीडो और रॉकेट लॉन्चर जैसी यहां पर चीजें इसमें फ्रिगेट में आपको रहेंगी तैनात। सेंसर और रडार की बात करें तो MF स्टार मल्टी फंक्शन रडार, हमसा NG सोनार और शक्ति EW सूट भी यहां पर आपको इसमें रहने वाले हैं। इसके अतिरिक्त प्रणोदन प्रणाली जो है CODOG यानी कि डीजल प्लस गैस टरबाइन आधारित रहेगी। सामरिक महत्व के दृष्टिकोण से देखें तो हिंद महासागर में भारत की निवारक क्षमता निगरानी शक्ति को बढ़ाने का काम करेगा और मेक इन इंडिया के तहत भारत स्वदेशी यहां पर सारी चीजें तकनीकी जो है वो स्वदेशी तकनीक को विकसित कर रहा है। 2035 तक भारत जो है 175 युद्धपोतों वाली मजबूत नौसेना के लक्ष्य की ओर यहां पर अग्रसर है। क्वेश्चन है कि आईएनएस हिमगिरी किस परियोजना से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट 17A। अगला है आईएनएस उदयगिरी, ये भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है और ये नई पीढ़ी की नीलगिरी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट है, तो इसको यहां पर आप हाईलाइट कर लीजिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट पहलू तो प्रोजेक्ट 17A आईएनएस उदयगिरी, ये दूसरी स्टेल्थ फ्रिगेट है, इसमें कुल 7 का निर्माण किया जाएगा, तो इसको भी आप हाईलाइट कर लीजिए। हाईलाइटेड पहलुओं में अन्य चीजें क्या है कि डिजाइन तकनीक जो है भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा विकसित की गई है। इसमें रडार से बचाव, ध्वनि रहित संचालन, थर्मल सिग्नेचर न्यूनतम जैसी क्षमताएं हैं। आयुध क्या होगा? तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, MR-SAM प्रणाली, 76 नौसैनिक तोप, CIWS और उन्नत सेंसर सोनार से लैस। सामरिक महत्व है कि हिंद महासागर में भारत की सामरिक स्थिति को मजबूती मिलेगी, ब्लू वाटर नेवी की क्षमता को बनाएगा और नामकरण जो हुआ है उदयगिरी नामक आंध्र प्रदेश के उदयगिरी पर्वतमाला से प्रेरित है। पूर्व में भी नौसेना का एक युद्धपोत इसी नाम से सेवा मुक्त हो चुका है, तो एक तरीके से उसकी जगह पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला है युद्धपोत इच्छक, यह भी भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है और 14 अगस्त 2025 को यहां पर इसे सौंपा गया है। इंपॉर्टेंट जो पहलू यह है कि ये भारतीय नौसेना को 4 सर्वेक्षण पोत बड़े श्रेणी के जहाजों में ये तीसरा युद्धपोत इच्छक यहां पर सौंपा गया है। गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग कोलकाता के द्वारा यहां पर निर्मित किया गया है और आधुनिक तकनीकी से लैस है और इसका मुख्य यहां पर कार्य अगर हम देखें तो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और समुद्र विज्ञान का डेटा को एकत्र करना है। वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा विकसित GRS से निर्मित 102वां नौसैनिक जहाज तटीय गहरे पानी में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करेगा। नौवहन क्षमता निर्धारण, रक्षा, नागरिक उपयोग, समुद्र विज्ञान, भूभौतिक की डेटा कलेक्ट करने का काम। विशेषताएं यह है कि 3400 टन विस्थापन क्षमता है, 110 मीटर की इनकी लंबाई है, आधुनिक उपकरणों से लैस हैं जैसे कि AUV, ROV, DGPS, डिजिटल साइड स्कैनर जो ऐसी चीजें हैं, सोनार है, सारी चीजें इसमें हैं। क्षमताएं क्या है कि दो तरीके के यहाँ आपके डीजल इंजनों संचालित होंगे, 18 नॉट से अधिक की इनकी गति होगी। विशेष महत्व है कि इसमें महिला अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा नाविकों के लिए आवास वाला ये पहला SVL जहाज है और 2021 में नींव रखी गई थी, 2022 में इसका जलावतरण हुआ है। अगला है प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण हो चुका है। पृष्ठभूमि देखा जाए तो 28 जुलाई से लेकर के 29 जुलाई 2025 को DRDO ने उड़ीसा स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर प्रलय मिसाइल के सफल परीक्षण किए। इसमें देखा जाए तो अधिकतम और न्यूनतम रेंज की पुष्टि की गई है। सटीकता यह है कि मिसाइल ने इच्छित प्रक्षेप वक्र का पालन करते हुए पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ सभी लक्ष्यों को भेद दिया है। तकनीकी विशेषता, ठोस प्रणोदक इनका इंजन है, अत्याधुनिक मार्गदर्शन, नेविगेशन प्रणाली से लैस है और विभिन्न हथियार ले जाने में सक्षम है।
कौन कौन संस्थाएं यहाँ पर डीआरडीओ में मिलकर के काम कर रही हैं? तो आरसीआई, डीआरडीएल, एसएल, डीआरडी, एचईएमआरएल, डीएमआरएल, टीबीआरएल, आरएनडीई और उद्योग भागीदार भारत डायमेक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और एमएसएमई है। तो भारत की सशस्त्र सेनाओं को मजबूत करने को लेकर सामरिक क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा लगातार यहां पर आप देख सकते हैं ऐसे कई सारे यहां पर इस समय रक्षा निर्माण का काम चल रहा है। अगला है युद्धपोत अजय का जलावतरण 21 जुलाई 2025 को नौसेना में यहां पर देखा जाए तो हुआ है। यह गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा स्वदेशी डिजाइन में निर्माण किया गया एक एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट का 8वां और अंतिम जहाज है। अब इसमें क्या क्या रहा है तो उसके बारे में बता दें। अर्नाला श्रेणी जो है, अर्नाला श्रेणी युद्धपोत के संदर्भ में पहली श्रृंखला है, 8वां जहाज है, 18 जून 2025 को नौसेना को दिया गया है। इससे नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध बारूदी सुरंग बिछाने सतर्कता के दृष्टिकोण से उनको मजबूती मिलेगी। सेंसर प्रणाली है, जहाज पर देखा जाए तो हल माउंटेड सोनार और लो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल डेप्थ सोनार भी लगा हुआ है। आयुध क्या क्या है इसमें? तो टारपीडो है, पनडुब्बी रोधी रॉकेट है, एनएसजी 30 गन है, 12.7 मीटर की एसआरजीसी शामिल है। प्रणोदन की बात करें तो डीजल इंजन और वाटर जेट प्रणाली के द्वारा संचालित होगा। अगला है स्वदेशी यूवी रुद्रास्त्र, इसकी काफी यहां पर चर्चा हुई। 11 जून 2025 वो दिन था जब राजस्थान के पोखरण में फायरिंग रेंज के समय सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा विकसित स्वदेशी हाइब्रिड VTOL मानव रहित हवाई वाहन रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण किया गया, एक तरीके से ड्रोन का। विशेषता देखिए क्या है इसकी। तो 11 जून 2025 को पोखरण में सफल परीक्षण हुआ। डिजाइन हाइब्रिड VTOL यानी कि ऊंचाई वाले, सकरे और दुर्गम इलाकों में टेक ऑफ और लैंडिंग करने में सक्षम। उन्नत कैमरा, निगरानी प्रणाली है, रियल टाइम वीडियो की फीड देता है, दुश्मन ठिकानों पर सटीक प्रहार और मारक क्षमता यहां पर अच्छी है। रेंज क्या है? तो 50+ किलोमीटर तक मारक प्रहार संबंधी क्षमता और 170 किलोमीटर से ज्यादा तक लगभग 1.5 घंटे तक हवा भरने में यहां पर सक्षम है। तो रणनीतिक दृष्टिकोण से कितना जरूरी हो गया? स्वदेशी है। दूसरी बात, बहुउद्देशीय योजनाओं को पूरा कर सकता है, सीमा पार थल हवाई अभियानों में त्वरित निगरानी के साथ खुफिया जानकारी के साथ सटीक कार्यवाही भी कर सकता है और आगे के प्रयोग यहाँ पर लगातार चल रहे हैं। तो यहाँ पर भारत सरकार ड्रोन के माध्यम से देखा जाए तो भारत पाकिस्तान युद्ध में ऐसा ही यहाँ पर ड्रोन के प्रयोग काफी किए गए। अगला है पनडुब्बी मत्स्य 6000, यह भी काफी चर्चा का विषय है। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई के द्वारा भारत की पहली मानव सबमर्सिबल पनडुब्बी मत्स्य 6000 को विकसित किया जा रहा है और समुद्र के नीचे 6000 मीटर तक यहां पर आपको वैज्ञानिक जो है जा सकते हैं। विकास कौन कर रहा है? तो NIOT चेन्नई। मिशन का नाम है डीप ओशन मिशन। पूरा कब तक होगा? 2026 के अंत तक। क्षमता क्या रहेगी कि 3 वैज्ञानिकों को 6000 मीटर की गहराई तक ले जा सकते हैं, 12 घंटे तक ये निरंतर संचालन कर सकता है और 96 घंटे की आपातकालीन इसकी क्षमता रहेगी। संरचना की बात करें तो 2.1 मीटर आंतरिक व्यास वाला है, टाइटेनियम मिश्र धातु से बना पर्सनल स्फीयर है, इसरो के सहयोग से विकसित है, उच्च दाब और अत्यधिक तापमान को सहने में सक्षम है। विशेषताएं क्या है कि उन्नत सुरक्षा प्रणालियों से लैस, गहरे समुद्र में मानव सहायता और अनुसंधान कार्यों के लिए भी उपयुक्त है। बेसिकली इस तरीके के जो मिशन है गहरे समुद्रों में लगातार यहाँ पर जैव विविधता के संरक्षण को लेकर, उसके अध्ययन को लेकर के, नई खोज को लेकर, खनिज संसाधनों के सर्वेक्षण को लेकर के, समुद्री पारिस्थितिकी और पर्यावरण को समझने को लेकर के इस तरीके के यहाँ पे प्रयोग हो रहे हैं। तो तकनीकी विकास, पानी के भीतर इंजीनियरिंग, गहरे समुद्र में परिसंपत्ति निरीक्षण और महासागर साक्षरता व क्षमता निर्माण है। क्वेश्चन है कि भारत की पहली मानव सबमर्सिबल पनडुब्बी 6000 किस संस्था के द्वारा विकसित की जा रही है? तो आंसर क्या हो जाएगा? NIOT चेन्नई। अगला देखते हैं। लखनऊ में ब्रह्मोस एकीकरण और परीक्षण सुविधा का उद्घाटन।
और ये 11 मई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे में ब्रह्मोस एकीकरण परीक्षण सुविधा का वर्चुअल उद्घाटन। भारत रूस संयुक्त उपक्रम है ब्रह्मोस मिसाइल। स्थान लागत थोड़ा सा यहाँ पर इसको हाईलाइट भी कर लीजिएगा। तो सरोजनी नगर भटगांव, इसको ध्यान रखिएगा, सरोजनी नगर भटगांव क्षेत्र लखनऊ है। लागत 300 करोड़ की है। भूमि 80 हेक्टेयर है। 200 एकड़ निःशुल्क है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया है। उत्पादन क्षमता की बात करें तो प्रतिवर्ष 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइलें उत्पादित की जाएंगी। भविष्य में इसकी क्षमता 100 से 150 की जाएगी। ब्रह्मोस विशेषताएं क्या है कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होती हैं, इनकी गति 2.8 मैक होती है, रेंज 290 से 400 किलोमीटर तक होती है और भूमि, वायु और समुद्र से लॉन्च की जा सकती है। रोजगार की बात करें तो लगभग 500 प्रत्यक्ष और 1000 अप्रत्यक्ष रोजगार, स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण व अवसर, साथ ही महत्व क्या है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर इसे देखा जा रहा है। एक चीज और यहाँ पे लगातार काफी चर्चा का विषय रहता है, इसी से जुड़ा हुआ एक पहलू ही है, प्रमुख ऑपरेशन और अभियान जो समय समय पर विभिन्न देशों के मध्य आयोजित होते रहते हैं और ये भी परीक्षा में आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो कौन कौन से प्रमुख ऐसे युद्धाभ्यास हुए 2025 में? सबसे पहले देखिए, युद्ध अभ्यास द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास 21वां संस्करण भारत और अमेरिका के मध्य हुआ है, तो इनको हाईलाइट करते चलेंगे जल्दी जल्दी। थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे ध्यान देने वाला वैसा पहलू नहीं है, ये सारा फैक्चुअल डेटा है, तो यहाँ पे फैक्ट ही पूछा जाएगा। कौन सा युद्धाभ्यास है, किसके बीच हुआ है, यही यहाँ पर ज्यादा पूछा जाएगा, तो उस पहलू पर ही नजर डालेंगे। तो स्थान समय 114 सितंबर 2025 को फोर्ट वेनराइट अलास्का यूएसए में हुआ। भागीदारी भारतीय सेना की मद्रास रेजिमेंट की एक बटालियन और अमेरिका सेना की 11वीं एयरबोर्न डिवीजन आर्कटिक वोल्स ब्रिगेड की 1st बटालियन 5th इन्फेंट्री रेजिमेंट बॉबकैट्स ने यहां पर भागीदारी की थी। उद्देश्य था कि संयुक्त राष्ट्र के अभियानों में साथ मिलकर के कैसे काम किया जाएगा, बहुक्षेत्रीय चुनौतियां, संयुक्त युद्धक क्षमता को विकसित करना। अभ्यास गतिविधियों में हेलीबॉर्न ऑपरेशन थे, यूएवी काउंटर ऑपरेशन, निगरानी, तकनीकी, पर्वतीय युद्ध, रॉकक्राफ्ट, लड़ाकू, चिकित्सीय सहायता, तोपखाना, विमानन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैसे कई सारे पहलुओं पर यहां पर साथ में मिलकर के काम करना। समापन लाइव फायर अभ्यास, उच्च ऊंचाई वाले युद्ध परिदृश्यों में संयुक्त युद्धाभ्यास के अभ्यास करना। ऑपरेशन सिंधु जो था ये भी देखने को मिला 18 जून 2025 को। कब और किसके द्वारा चलाया गया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मामला यहाँ पर दूसरे देश का था। भारत, ईरान और इजराइल के मध्य एक संघर्ष हुआ और वहां से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए जो अभियान चलाया गया था 18 जून 2025 को, उसको हम ऑपरेशन सिंधु नाम दिया गया था। पहले चरण में 17 जून 2025 को उत्तरी ईरान से 110 भारतीय छात्रों को निकाल करके आर्मेनिया में यहाँ पे प्रवेश दिलाया गया था। और ईरान की रणनीति भारतीय दूतावास, वहां रह रहे भारतीय नागरिकों को अपेक्षाकृत सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाना और बाद में उपलब्ध व्यवहार साधनों से भारत वापस लाने में मदद कर रहा था। उद्देश्य क्या था कि संकटग्रस्त क्षेत्रों में भारतीयों की सुरक्षित निकासी, विदेशों में भारतीयों की सुरक्षा और उनके हितों की रक्षा करना। महत्व क्या था कि भारत की विदेश नीति, कूटनीति, नागरिक सुरक्षा के संदर्भ से यहाँ पर फिर से एक बार संतुलित नजर आती है। बाकी यहाँ पर अन्य जो ऑपरेशन है ऐसे ही, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन संकट के दौरान भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन कावेरी सूडान संकट के दौरान भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। तो ऐसे भी ऑपरेशन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको भी ध्यान रखना है। इसके बाद ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, ये क्या था, तो 13 जून 2025 को देखा जाए तो यही पॉइंट है, बस इतना यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्या है, किसके बीच चलाया था। तो इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन, हिब्रू नाम है एम के लावी अर्थात शेर की भांत उदित होती कौम, शुरू किया और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था ईरान की परमाणु हथियार क्षमता और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को निष्क्रिय करना। तो इजराइल का अभियान था, ईरान के विरुद्ध था, परमाणु हथियारों को नष्ट करने के लिए था। तो इतना बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अभियान कैसा था, तो हवाई हमला किया जाना था, इजरायली वायुसेना के माध्यम लड़ाकू विमान, मोसाद की प्रमुख यहाँ पर भूमिका रही। तेहरान और अन्य शहरों में ईरान के हमले किए गए, कमांड केंद्र को बुरी तरह क्षतिग्रस्त किया गया, ईरान के 2 शीर्ष अधिकारियों की मृत्यु हो गई, जैसे कि जनरल हुसैन सलामी और मेजर जनरल हुसैन बघेरी की।
बाकी इतिहास बहुत पुराना है, उस इतिहास और युद्ध के दृष्टिकोण से हम नहीं जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट पहलू वो हमने यहाँ पर जरूर देख लिया। बाकी यहाँ पर देखा है तो उससे संबंधित कुछ ऑपरेशन अभियान कुछ समय के लिए रहे हैं, उनको जरूर इसमें बता देते हैं। यह ऑपरेशन जो है पूर्व में इजराइल द्वारा किए गए ऑपरेशन ओपेरा कब किया गया था? 1981 में इराक के ओसीरा रिएक्टर पर हमला किया गया था। और ऑपरेशन आउटसाइड द बॉक्स 2007 में सीरिया के परमाणु रिएक्टर पर यहाँ पर हमला किया गया था। उसी से मिलता जुलता है कि इजराइल कहीं ना कहीं अरब देशों में किसी तरीके का परमाणु हथियार संपन्न देश या परमाणु रिएक्टर बनते हुए नहीं यहां पर चाहता है, और ऐसा कहीं भी कोई गतिविधि होती है तो इजराइल वहां पर लगातार हमले कर रहा है। इसके बाद अगला अभियान ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ये अमेरिका के द्वारा चलाया गया था और इसी से जुड़ा हुआ ही अभियान है। एक तरफ इजराइल ने हमला किया था, दूसरी तरफ यहाँ पर आपको देखा जाए तो अमेरिका ने किया था, और अमेरिका के ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। तो ईरान के परमाणु सुविधाओं पर हवाई हमले की कार्यवाही, लक्ष्य था ईरान की संवर्धन कठोर गोपनीय सुविधाओं को नष्ट करके उसकी परमाणु क्षमता को कमजोर करना। हमला किससे किया गया था? तो B2 स्टील्थ बॉम्बर और अत्यधिक शक्ति वाले GPU-57 बंकर बस्टर बमों का इसमें प्रयोग किया गया। हमला जो किया गया था वो 3 स्थलों पे किया गया ईरान में, फोर्डो, नतांज और इस्फहान को यहाँ पर टारगेट किया गया था, जो ईरान के यहाँ पे प्रमुख परमाणु स्थल है। उद्देश्य था कि ईरान की संवर्धन न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करना, परमाणु खतरे को यहाँ पर पूरी तरीके से समाप्त करना। अभ्यास शक्ति 2025 ये भारत और फ्रांस के मध्य यहाँ पे हुआ। कब से कब तक हुआ? तो यहाँ पर बस इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिए, ये पॉइंट यहाँ पर ज्यादा जरूरी है। 18 जून से 1 जुलाई 2025 को कहां पे हुआ? तो कैंप लार्जेक ला कैवलरी फ्रांस में। कौन सा संस्करण था? 8वां संस्करण था। और प्रकृति कैसी है? तो द्विवार्षिक है। किसके किसके मध्य हुई थे? भारत फ्रांस के बीच में। नाम क्या था? अभ्यास शक्ति। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर परिचालन समन्वय, आपसी संपर्क, रणनीति, तकनीक, प्रक्रियाएं उनको यहाँ पर साझा करना, इस तरीके से सहयोग इत्यादि होता है इसमें। भारतीय दल कौन था? इसमें 90 कर्मी थे। मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर राइफल्स की एक बटालियन इसमें शामिल थी और अन्य शाखाओं के थे। फ्रांसीसी दल में भी 90 लोग थे। 13वीं विदेशी सेना हाफ ब्रिगेड से भागीदारी इसमें की थी। रणनीति, तकनीकी, सामरिक, नई पीढ़ी के उपकरण, फिजिकल एंड्योरेंस इत्यादि में टीम वर्क को यहाँ पर चेक करते हैं इसमें। तो शुरुआत यहाँ पे कब हुई इसको भी ध्यान रखिएगा। अभ्यास शक्ति की 2011 में भारत फ्रांस के बीच हुई थी। हाँ, एक इसको भी यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से अन्य अभ्यास यहाँ पर भारत और फ्रांस मिलकर के करते हैं। तो एक तो अभी हमने इसको देख लिया, और दूसरा जो है क्या, वरुण नौसैन्य अभ्यास है, डेजर्ट नाइट वायुसेना अभ्यास है, और गरुण जो है वायुसेना अभ्यास है। ठीक है, तो अभ्यास शक्ति थल सेना, वरुण अभ्यास जो है नौसेना, और गरुण और डेजर्ट नाइट जो है इसमें वायुसेना शामिल होती हैं। तो इसको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। भारत और फ्रांस जो होती हैं तीनों ही स्तरों पर अभ्यास करती हैं, थल, जल और वायु। इसके अलावा और भी कई सारे यहाँ पर ऐसे पहलू हैं चर्चा में, जैसे कि भारत अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास 2025 में 1 से 14 सितंबर 2025 को अलास्का में हुआ। और सबसे बड़ा एक अभ्यास था ब्राइट स्टार 2025 में 28 अगस्त से 10 सितंबर 2025 तक मिस्र में 700 से अधिक भारतीय सशस्त्र बल कर्मियों ने इसमें भाग लिया। भारत और सिंगापुर के मध्य जो हुआ वो अभ्यास था बोर्ड कुरुक्षेत्र, ये जुलाई 2025 में हुआ जोधपुर में। एक और यहाँ पे देखा है तो 18 देशों के साथ तलिस्मन सेबर 2025 में यहाँ पर भाग लिया गया। ये वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े सैन्य सहयोग को यहाँ पर दर्शाता है। तो ये कई अन्य यहाँ पर ऐसे ही अभ्यास आपको इसमें देखने को मिले हैं। कुछ घरेलू अभ्यास भी इसमें है जिसमें केवल भारतीय सशस्त्र बल शामिल होते हैं, थल सेना, नौसेना, वायुसेना के बीच। द्विपक्षीय अभ्यास का मतलब होता है जहां पर दो देश एक दूसरे के साथ मिलकर के सैन्य रणनीति इत्यादि के संदर्भ में साझा करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समस्याओं में किस तरीके से एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं। बहुपक्षीय अभ्यास ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पर देखा है तो कई सारे देश यहाँ पर शामिल होकर के आतंकवाद या किसी भी सुरक्षा संबंधी खतरे पर साथ में मिलकर के कार्रवाई करने के दृष्टिकोण से देखते हैं। अन्य यहाँ पर आप देख सकते हैं सैन्य अभ्यासों के लिए तो आयोजन 21वां संस्करण फोर्ट वेनराइट का, भारत अमेरिका की सेनाओं के मध्य संचालन क्षमता और सहयोग। इतिहास इसका क्या रहा है कि 2004 में आतंकवाद रोधी प्रशिक्षण की शुरुआत हुई थी और उससे निपटने को लेकर के ये किया जाता है।
उद्देश्य था द्विपक्षीय तैयारी को विकसित करना, ब्रिगेड बटालियन समन्वय, वायु भूमि एकीकरण, मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक दृष्टिकोण का साझा समर्थन। रणनीतिक महत्व यह है कि अलास्का में शीत मौसम प्रशिक्षण और आर्कटिक इंडो पैसिफिक परिचालन के संदर्भ में अनुभव को साझा करना। अन्य अभ्यास जैसे कि वज्र प्रहार है विशेष बल के दृष्टिकोण से, सेल्वेक्स है नौसेना का है, कोप इंडिया वायुसेना का है और मालाबार जो है चतुष्कर्णिक नौसैनिक अभ्यास है। अब यहाँ पे देखिए ऐसे ही कुछ प्रमुख सैन्य अभ्यासों की एक सूची आपको दी गई है जो एक बार चलते चलते देख लेते हैं। अभ्यास एक्वेरिन भारत और मालदीव के मध्य 2 से 15 फरवरी 2025 को आयोजित हुआ। रेगिस्तान शिकार अभ्यास त्रिपक्षीय भारत की सेनाएं, तीनों ही जो सेनाएं हैं उनका, जोधपुर में 24-28 फरवरी 2025 का एक घरेलू है। धर्म संरक्षक भारत और जापान के मध्य होने वाला युद्धाभ्यास है, माउंट फूजी में जापान में हुआ 25 फरवरी से 9 मार्च तक, द्विपक्षीय। चक्रवात 2025 भारत और मिस्र के बीच हुआ, राजस्थान में 10 से 23 फरवरी के मध्य द्विपक्षीय स्तर पर। वरुण नौसैनिक अभ्यास भारत फ्रांस के बीच अरब सागर में 1922 मार्च 2025। अभ्यास समुद्री ड्रैगन ऑस्ट्रेलिया भारत जापान कोरिया का और संयुक्त राज्य अमेरिका 4 से 19 मार्च गुआम में 2025 में बहुपक्षीय एक युद्धाभ्यास रहा। इंद्र 2025 भारत और रूस के मध्य हुआ, बंगाल की खाड़ी में मार्च अप्रैल 2025 द्विपक्षीय स्तर पर। अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ जो भारत अमेरिका मिलकर के यहाँ पर अभ्यास करते हैं, पूर्वी भारत में हुआ 1 से 13 अप्रैल 2025 को द्विपक्षीय स्तर पर। डस्टेलिक फोर्थ यहाँ पे देखा है तो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य पुणे में भारत में हुआ 16 अप्रैल 2025 को द्विपक्षीय स्तर पर एक अभ्यास। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत सिंगापुर के मध्य जोधपुर में जुलाई 2025 में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास। और ब्राइट स्टार 2025 में भारत और अन्य कई देश मिस्र में 28 अगस्त 10 सितंबर 2025 तक बहुपक्षीय यहाँ पर आपको अभ्यास करते हैं। युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका में अलास्का में 14 सितंबर 2025 को हुआ। इसके अलावा कई सारे यहाँ पर लोगों को निकालने के दृष्टिकोण से, जैसे ऑपरेशन ब्रह्मा भारतीय सेना के द्वारा भूकंप के बाद म्यांमार को सहायता पहुंचाने के लिए चलाया गया आपदा राहत एक अभियान था। संयुक्त विमोचन बहु एजेंसी अभियान है, इसमें आपदा राहत अभ्यास किया गया अहमदाबाद और पोरबंदर में आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए। पूर्वी लहर जो है ये भारतीय नौसेना का अभ्यास है, पूर्वी तट संचालन पूर्वी नौसेना कमान और तटीय रक्षा में भागीदारी करते हैं। ट्रोपेक्स अभ्यास ये भारतीय नौसेना का अभ्यास है, इसमें थिएटर स्थलीय संचालन हिंद महासागर क्षेत्र और युद्ध की तत्परता को यहाँ पर जांचा समझा जाता है। समुद्री सतर्कता जो है भारतीय नौसेना तटरक्षक बल की संयुक्त होती है, अखिल भारतीय तटीय रक्षा को देखना, संपूर्ण भारतीय तटरेखा और समुद्री सुरक्षा को जांचना समझना और वहां पर किस तरीके से प्रतिक्रिया करनी है। अंतरिक्ष अभ्यास अगर हम देखें तो भारतीय वायुसेना इसमें शामिल होती है। अंतरिक्ष युद्ध प्रशिक्षण बहुस्थान और अंतरिक्ष सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसमें पहलू शामिल होते हैं। विंग्ड रेडर 2025 जो भारतीय सेना और वायुसेना का संयुक्त सेना और वायुसेना का अभ्यास है, ये पूर्वी थिएटर और वायु भूमि समन्वय को यहाँ पर लेकर के काम किया जाता है। डेजर्ट हंट अभ्यास जो है त्रिकोणीय सेवा है, जिसमें विशेष बल एकीकरण जोधपुर वायु स्टेशन और आतंकवाद रोधी जैसे मामलों में साथ में मिलकर के काम को परखा जाता है, सहयोग किया जाता है। और थल जल रक्षा जो सेना तटरक्षक बल समुद्री पुलिस बेट द्वारका गुजरात और तटीय संरक्षण के दृष्टिकोण से यहाँ पर किया जाता है। इस तरीके से अगर हम देखें, एक और यहाँ पे है युद्धाभ्यास जो है यूएसए के बीच पर्वतीय युद्ध को लेकर के किया गया। वज्र प्रहार यूएसए के साथ ही 15वां संस्करण था। इडाहो के मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका और विशेष बल के मध्य हुआ। शक्ति जो है फ्रांस के साथ 7वां संस्करण मेघालय में आतंकवाद निरोधी विषय पर अभ्यास आयोजन हुआ। संप्रीति जो है वो बांग्लादेश के साथ हम यहाँ पे युद्धाभ्यास करते हैं, नियमित वैकल्पिक और शांति स्थापना को ध्यान में रख करके। सूर्य किरण नेपाल के साथ होने वाला हमारा युद्धाभ्यास है, इसका 18वां संस्करण 2025 में नेपाल में पर्वतीय संचालन के क्षेत्रों में सहयोग के दृष्टिकोण से किया गया। मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ हम यहाँ पे युद्धाभ्यास का आयोजन करते हैं, 10वां संस्करण था, श्रीलंका में हुआ आतंकवाद रोधी जैसे मुद्दों को लेकर के। धर्म गार्जियन जो है जापान के साथ होने वाला हमारा युद्धाभ्यास है, इसका 6वां संस्करण जापान में हुआ आपदा राहत को लेकर के। अग्नि योद्धा सिंगापुर के साथ हमारा 13वां संस्करण महाराष्ट्र में शहरी युद्ध के दृष्टिकोण से अभ्यास किया गया। हरिमौर शक्ति मलेशिया में 4था संस्करण जो मलेशिया में जंगल युद्ध को लेकर के है। गरुण शक्ति इंडोनेशिया में 9वां संस्करण इंडोनेशिया में आतंक निरोध को लेकर के किया गया युद्धाभ्यास। चक्रवात मिस्र में 3रा संस्करण 2025 में राजस्थान में रेगिस्तानी अभियान। अल नजाह
ओमान में 5वां संस्करण जो रेगिस्तानी युद्ध को लेकर के किया गया अभ्यास। खंजर किर्गिस्तान के साथ होने वाला हमारा युद्धाभ्यास का नाम है और इसका 12वां संस्करण 2025 में हुआ किर्गिस्तान में उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। काजिंद कजाकिस्तान के साथ होता है हमारा युद्धाभ्यास और 8वां संस्करण इसका उत्तराखंड में पर्वतीय युद्ध के दृष्टिकोण से किया गया। डस्ट लीग उज्बेकिस्तान का 6वां संस्करण 2025 में पुणे और आतंकवाद निरोध को लेकर के। नोमेडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ होने वाला हमारा युद्धाभ्यास 16वां संस्करण मेघालय में स्थापित हुआ शांति स्थापना को लेकर के। मैत्री थाईलैंड के साथ 13वां संस्करण जंगल ऑपरेशंस को लेकर के भारत और थाईलैंड की सेनाओं का होने वाला अभ्यास। ऑस्ट्रा हिंद ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य होने वाला 3रा संस्करण पुणे में ऑल टेरन जैसे क्षेत्रों को लेकर के। और विनबैक्स वियतनाम में 5वां संस्करण वैकल्पिक और शांति स्थापना को लेकर के। तो ये सारे यहां पर देखा जाए तो ऐसे युद्धाभ्यासों का आयोजन भी किया गया। सिनबैक्स है कंबोडिया के साथ, इसका प्रथम संस्करण पुणे में आतंकवाद निरोध को लेकर के इसका आयोजन किया गया। इसके अलावा टाइगर ट्रायम्फ है 2000 यूएसए के साथ 2025 में पूर्वी भारत में आपदा राहत को लेकर के। इंद्र रूस के साथ हम करते हैं 14वां संस्करण बंगाल की खाड़ी में नौसेना संचालन के साथ। वरुण फ्रांस के साथ 23वां संस्करण अरब सागर में समुद्री सुरक्षा को लेकर के। बोंगो सागर बांग्लादेश के साथ 2025 में बंगाल की खाड़ी में समन्वित गश्त को लेकर के। स्लाइनेक्स श्रीलंका के साथ नियमित विशाखापट्टनम नौसेना सहयोग, तो नौसैनिक स्तर पे जो सहयोग। जिम्मेक्स जापान के साथ 8वां संस्करण जापान में समुद्री साझेदारी को लेकर के। सिम्बेक्स सिंगापुर में 31वां संस्करण वैकल्पिक और नौसैनिक अभ्यास को लेकर के। नसीम अल बहर ओमान के साथ नियमित गोवा तट समुद्री सुरक्षा। वायुसेना में देखा है तो गरुड़ फ्रांस के साथ नियमित और वैकल्पिक हवाई संचालन करते हैं। उदार शक्ति मलेशिया के साथ 2024 में मलेशिया वायु युद्ध और ईस्टर्न ब्रिज ओमान के साथ 7वां संस्करण वायुसेना सहयोग के लिए। इसके अलावा बहुपक्षीय ऐसे कई सारे जिसमें एक से ज्यादा यानी कि भारत के साथ कई अन्य देश में शामिल होते हैं, जैसे ब्राइट स्टार 2025, इसमें भारत मिस्र अमेरिका के साथ यहाँ पर मिस्र त्रिसेवा संचालन मिस्र में इसका आयोजन हुआ और त्रिसेवा संचालन के दृष्टिकोण से इसका आयोजन किया गया था। खानक्वेस्ट में भारत मंगोलिया अमेरिका और अन्य देश शामिल होते हैं, इसका आयोजन मंगोलिया में हुआ। शांति स्थापना भारतीय नौसेना मालाबार देखा जाए तो भारत अमेरिका जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसैनिक जो सेनाएं हैं वो साथ में मिलकर के भागीदारी करती हैं। क्वाड सहयोग भी इसमें देखने को मिलता है। ला पेरोस भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया अमेरिका ब्रिटेन अन्य के साथ मिलकर के हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को लेकर के अभ्यास करता है। मिलान को देखें तो भारत और अनेक राष्ट्र विशाखापट्टनम नौसेना मैत्री को लेकर के अभ्यास करते हैं। सी ड्रैगन 2025 ऑस्ट्रेलिया भारत जापान कोरिया और अमेरिका मिलकर के गुआम पनडुब्बी रोधी यहाँ पे अभियान। रिम पैक जो है भारत के साथ 25 अन्य देश में शामिल होते हैं, प्रशांत महासागर में समुद्री साझेदारी को लेकर के है। रेड फ्लैग भारत अमेरिका प्लस नाटो देश नेवादा में अमेरिका और वायु युद्ध को लेकर के यहां पर होने वाला युद्धाभ्यास। इसके अलावा कोप इंडिया है भारत अमेरिका और भागीदार वैकल्पिक वायु संचालन। तालिस्मान सवेर ऑस्ट्रेलिया अमेरिका भारत सहित 16 देश में शामिल होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन हुआ, संयुक्त अभियान था। और कोमोडो में इंडोनेशिया भारत सहित 38 देश होते हैं जो इंडोनेशिया में इसका आयोजन हुआ और शांति स्थापना को लेकर के। तो ये सारी चीजें अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको जितने भी सैन्य और युद्धाभ्यास थे वो सारी चीजें हमने यहाँ पर आपको देख ली। ठीक है, तो आज का सत्र यहाँ पर होता है समाप्त। ये सारे टॉपिक जितना भी मैंने आपको बताया है इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा और इनको यहाँ पे परीक्षा जाने से पहले 3 बार जरूर पढ़ के जाइएगा। थैंक यू सो मच।